सुरू करावे. सर्व वैद्यांना विनंती आहे आपले माईक कृपया बंद ठेवावे. व्याख्यात्यांचं व्याख्यान संपेपर्यंत कुणीही माईक चालू करू नका. सरांना मध्ये अजिबात डिस्टर्ब करू नका ही आपण सर्वांना नम्र विनंती आहे. डॉक्टर पीयूष सर. नमस्कार जोशी सर, नमस्कार वैद्यगण। मैं आप सबसे विनंती करता हूँ, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्वंतरी का नाम स्मरण कर प्रार्थना के लिए प्रारंभ करें। यो विश्वं विदधाति पातु सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यं विभ्राणोऽञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तन्धन्वन्तरिरूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे, वन्दामहे श्रेयसे। धन्यवाद वैद्य पीयूष सर. आजच्या व्याख्यानाला सुरू करण्यापूर्वी सन्माननीय व्याख्याते वैद्य प्रवीण जोशी सर हे आपल्यासाठी पुण्याहून आज लाईव्ह आहेत. मी वैद्य सोनाली कौशिकर मॅडम यांना विनंती करतो त्यांनी थोडक्यात सरांचा परिचय करून द्यावा. वैद्य सोनाली मॅडम. आजच्या व्याख्यानाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी आपले आजचे सन्माननीय व्याख्याते वैद्य सर यांच्या थोडक्या सोनाली कवठेकर मॅडम यांना विनंती करतो आपण थोडक्यात सरांचा परिचय करून द्यावा. सोनाली मॅम ऑनलाईन आहात? नमस्कार सर्व वैद्य. आजचे आपले प्रमुख अतिथी वैद्य प्रवीण प्रभाकर जोशी हे सर्वांना परिचित आहेत. माझ्यासारख्या कर्ममतीच्या वैज्ञानिक किंवा पामराने त्यांचा परिचय करून द्यावा अशी काही ख्याती नाही आहे माझी. तर आपण त्यांना सर्वजण परिचित आहोत प्रभायच्या माध्यमातून. गेले 20 ते 30 वर्ष पूर्ण महाराष्ट्रभर आणि महाराष्ट्राबाहेर ते सर्वांना ज्ञान देण्याचं काम करत आहेत. मालेगावला जे ते आपण त्या माध्यमातून सर्वांना ओळखतोच. सरांनी BMS हे पूर्ण केलं असून आयुर्वेद वाचस्पती सेवासंत कॉलेज गणेशवाडी इथून पूर्ण केलं. सर सध्या आयुर्वेद पंचकर्माचे चिकित्सालय अष्टांग आयुर्वेद फार्मसी धुळे इथेही सर कार्यरत आहेत. शिवाय धन्वंतरी आयुर्वेद फार्मसी धुळे इथे सर कार्यरत आहेत. धन्वंतरी आयुर्वेद शिक्षण संस्थाच्या मार्फत सरांनी आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंचकर्म प्रशिक्षण 4000पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना 1 महिन्याची राहण्याची सोय करून सतत सातत्याने ते करत आहेत. वनस्पतीची लागवड, शेत जमीन तुमची व वनस्पती आमची हा उपक्रम ते कित्येक वर्ष राबवत आहेत. खेड्यात 800हून अधिक त्यांनी पंचकर्म शिबिरांचं आतापर्यंत आयोजन केलं आहे. 1.5 लाख लोकांपर्यंत त्यांनी आतापर्यंत सोपे व स्वस्त पंचकर्म पोहोचविले आहे. सोपे स्वस्त औषधी कल्प कार्यशाळा घेतल्या आहेत. सरांचं संघटनात्मक कार्य आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. उपाध्यक्ष आहेत प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन महाराष्ट्राचे, प्रधानमंत्री आहेत महाराष्ट्र आयुर्वेद महासंमेलन, आयुर्वेद प्रचारक संघ धुळे, साने गुरुजी रुग्णालय, महाराष्ट्र आयुर्वेद क्लस्टर पुणे, नाशिक विभागीय औषध उत्पादक संघ, रेड क्रॉस सोसायटी, लायन्स क्लब,
लघु भारतीय उद्योग भारती धुळे सरांना आजपर्यंत विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये खडीवाले संशोधन संस्थेतर्फे त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. मुंबई वैद्य सर्व पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाला आहे आणि बिझनेस लेबर पुरस्कारही त्यांना प्राप्त झालेला आहे. तर अशा सर्वांचे आपले अतिशय प्रेमळ अतिशय गुरुतुल्य असे व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभले आहेत. मी आपल्या सर्वांचा अधिक वेळ न घेता आदरणीय सरांना विनंती करतो त्यांनी आपल्या व्याख्यानास सुरुवात करावी. आम्ही सर्व ऑनलाईन आहोत. सर आपल्याला काही टेक्निकल अडचणी आल्या तर जरूर सांगा. धन्यवाद सर. मी माझं चालू करतोय भाषण. काय अडचण आली किंवा आवाज येत नसेल तर मात्र तुम्ही तिथून आम्हाला एक सूचना द्यायला हरकत नाही. मला हो सर. हो सर. ओके. भगवान धन्वंतरी पंचकर्म महर्षी वैद्य त्र्यंबक अमरावती ज्यांनी हे पंचकर्म भारतभर सुरू करण्यासाठी ज्यांची पहिल्यांदा भूमिका असली आणि माझे असंख्य गुरुजन ज्यांना स्मरून मी तुम्हाला माझ्याकडे जे काही माहिती आहे ती सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्यातल्या त्यात मी माहिती सांगताना प्रॅक्टिकली काय मी काम केलंय त्याच्यामध्ये कदाचित त्याला शास्त्रोक्त किती भाषेत बसवायचं हे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ठरवा. पण जे काही अनुभव आहेत ते अनुभव तुम्हाला वाटण्यामध्ये आणि ते वाटल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यातून काही घेण्यासारखं वाटतं तर तुम्ही घ्यावं हा त्याच्यामागचा आमचा उद्देश आहे. पंचकर्म जी आम्ही प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशनच्या मार्फत किंवा बाकीच्या संस्थांच्या मार्फत जे काही पंचकर्म आम्ही शिबिरांच्या थ्रू किंवा व्याख्यानांच्या थ्रू किंवा प्रात्यक्षिकाच्या थ्रू विशेषतः आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्याचा उद्देश हाच आहे की आयुर्वेद आणि पंचकर्म याच्यामध्ये गणितासारखं सगळं त्याचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे त्र्यंबकचं फार सुंदर वाक्य आयुर्वेद मायनस पंचकर्म इज इक्वल टू बिग झिरो. म्हणजे पंचकर्म न करता नुसतं आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस केली तर तो मोठा शून्य निर्माण होईल आणि हे व्यवहारात आताच्या या 10 वर्षाच्या 15 वर्षाच्या काळात तुम्हालाही असं यांना विद्यार्थ्यांना किंवा वैद्यांना जाणवत असेल. तर आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस जर तुम्हाला करायची असेल आणि त्यातही पंचकर्माची जर प्रॅक्टिस करायची असेल तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कष्ट घ्यायची तयारी पाहिजे आणि दुसरं डेअरिंग पाहिजे. या 2 गोष्टी जर ज्याच्याकडे असेल त्याच्याकडे यश हे त्याच्या पायाशी लोळण याची आम्ही तुम्हाला गॅरंटी देतो. आणि असे असंख्य होते महाराष्ट्रात तुम्ही पाहतात की ज्यांची पंचकर्म आणि बाकीच्या प्रक्रिया केल्यामुळे त्यांना. आता आयुर्वेदाचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये आयुर्वेदाची जी प्रॅक्टिस आहे ती पूर्वीच्या काळापासून वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळे निदान करणारे लोक आपण वैद्य आपण पाहिलेले आहे. कोणी दोषांचा विचार करतं, कोणी धातूंचा विचार करतं, तर कोणी सारासारत्वाचा विचार करतं. जसं आम्ही पंचकर्माचा विचार जास्त करतो. रसवैद्य आहेत काही. असे वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्येक वैद्याची स्वतःची एक निदानाची एक पद्धत असते आणि त्या अनुषंगाने त्याची चिकित्सेचा एक पॅटर्न ठरलेला असतो आणि त्याच्या अनुषंगाने तो वेगवेगळ्या त्याच्याकडे आलेल्या रुग्णांना चिकित्सा देऊन यश संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो. तसं पंचकर्माचं एक छोटंसं निदानाची पार्श्वभूमी मी तुम्हाला आधी सांगू इच्छितो. पंचकर्म हे गणितासारखं आहे त्यामुळे पंचकर्माचं निदान हे गणितासारखं आहे. त्या निदानाचं 3 सूत्रामध्ये दोष म्हणजे वात पित्त कफ, स्थान म्हणजे त्या दोषांचे संचारी स्थान, उद्भव स्थान आणि संचारी स्थान आणि अवस्था सामावस्था निरावस्था, शाखागत अवस्था, कोष्ठगत अवस्था, संतर्पण अवस्था, अपतर्पण अवस्था या अवस्था पंचकर्म करताना आपल्याला लागतात आणि ह्यात जर तुम्हाला पाहता आल्या तर ओपीडी लेवलवर पंचकर्म रिझल्ट देण्याच्या दृष्टीने खूप चांगला आपल्याला उपयोग पाहायला मिळतो आणि तो सांगण्याचा माझा जास्त करून प्रयत्न आहे. आता चिकित्सेचा जो भाग आहे आपला त्याच्यामध्ये शोधनम शमनम चेती हा विषय आहेच. मग आधी शोधन सांगितलं तर शोधन पहिल्यांदा केलंच पाहिजे. मग आलेल्या पेशंटचा प्रोटोकॉल कसा असावा. जर तुमच्याकडे कुठलाही पेशंट आला तर प्रवृत्ती शोधन जास्त दोष वाढले म्हणून त्याला आजार झाला म्हणून तुमच्याकडे आला. हाँ हिंदी में देख चालू कर देंगे. शोधन तो प्रोटोकॉल जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का वो प्रोटोकॉल आपको ध्यान में आना चाहिए जो वाग्भट में शुरू किया. शोधनम शमनम चेत. तो पहले कोई भी पेशेंट आया और ज्यादा मात्रा में प्रभुत्व शोधन मात्रा में आया, शुरुआत की अवस्था में आया तो उसमें दोषों की वृद्धि उसके स्थान में खुद के स्थान में चय प्रकोप प्रसर स्थान से इसी अवस्था वाले पेशेंट आपके पास पहले आते हैं ओपीडी लेवल. इसलिए
जो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है तो उसका प्रोटोकॉल मेरे हिसाब से ऐसा चाहिए कि पहले आया तो पेशेंट का शोधन होना चाहिए, फिर शेष दोष जो रहते हैं उनके लिए शमन होना चाहिए, फिर उसके शोधन और शमन के साथ साथ निदान परिवर्जन होना चाहिए। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें निदान परिवर्जन बहुत जरूरी है। और फिर निदान परिवर्जन कैसे बताएंगे पेशेंट को, तो रुग्ण की दिनचर्या और ऋतुचर्या ये दोनों भी चीजें हम उसको बार बार उसको लिख के देंगे और उस दिनचर्या के हिसाब से उसको उसका पालन करने को बोलेंगे, तो आप निदान परिवर्तन दिनचर्या में हो जाता है। तो हम बहुत बार पथ्य में क्या होता है, तो ये क्या क्या नहीं खाना ये हम बताने की कोशिश करते हैं, या पहले जमाने के जो वैद्य थे वो क्या क्या नहीं खाना उसकी बड़ी लिस्ट बनाते। अभी हमको पॉजिटिव अप्रोच रखना है, पेशेंट को लिख के देना है हमको सवेरे से लेकर शाम तक तुमको क्या क्या खाना है, क्या क्या विहार करना है, तुम्हारे व्यवसाय के हिसाब से तुमको क्या करना है, तुम्हारी प्रकृति के हिसाब से तुमको दिनचर्या कैसी रखनी है, तुम्हारे व्यवसाय के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से। इस चारों पांचों मुद्दों को ध्यान में रख के हमने दिनचर्या लिख के दी। तो दिनचर्या और उस ऋतु की उपचर्या उसमें मिला के उसको निदान परिवर्जन करवा दिया तो व्याधि होने के चांसेस बहुत बड़ी मात्रा में कम। यहाँ तक नहीं चिकित्सा रुकती है, इसके अलावा आगे जो चिकित्सा जाती है, जिस धातु में खवर्जन में हुआ है उसको भी अपने को निकालना पड़ता है। इसलिए शोधन, शमन, निदान परिवर्जन होने के बाद में रसायन कंपल्सरी उस पेशेंट को, छोटा सा कौन सा तो भी रसायन जो उस धातु का रसायन, उस धातु को आसार धातु होगा तो उसको सारवान बनाएगा, सारवान धातु को बलवान बनाएगा। ऐसी रसायन चिकित्सा उसके आगे आनी चाहिए। और इसमें बावजूद, इसके बावजूद रसायन चिकित्सा होने के बावजूद, सारवान धातु होने के बावजूद भी उस पेशेंट को हमारे यहाँ हम ऋतु शोधन के लिए तैयार करते, यानी उसमें उसको बात व्याधि हो गया है लेकिन उसको वर्षा ऋतु आया तो तू बस्ती का कार्यक्रम करवा लिया, बस्ती का स्वास्थ्य के हिसाब से बस्ती का परिक्रमा या बस्ती का जो क्रम है वो आपने करवा लिया, तो ऋतु शोधन से क्या होता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और 1 साल तक की गारंटी रहती है कि आपको वापस वात की व्याधि होने वाली है। इसके लिए ये प्रोटोकॉल कोई भी चिकित्सा जो नए जो चिकित्सक है उनके लिए मुझे लगता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शोधन, शमन, निदान परिवर्जन, रसायन और फिर ऋतु शोधन, इस तरीके से हम चिकित्सा करेंगे तो 100% आपको इजीली प्रैक्टिस हो सकती है। अभी मुझे जो विषय दिया गया है वो जनरल प्रैक्टिस और पंचकर्म के व्यापक। तो जनरल प्रैक्टिस का जो भाग है, जनरल प्रैक्टिस यानी क्या कि ओपीडी में तुरंत आया हुआ जो पेशेंट है उस पेशेंट को जनरल प्रैक्टिस में तुरंत हम पंचकर्म क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पंचकर्म है जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है, पहले स्नेहन करना है, फिर स्वेदन करना है, फिर पेशेंट को पहले उसके लिए पटाना पड़ता है कि तेरे को शोध पंचकर्म करना है, फिर स्नेहन, स्वेदन, फिर प्रधान कर्म, फिर पश्चात कर्म। ऐसी जो प्रक्रिया है ये गलत है ऐसा नहीं, लेकिन ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो अवस्था लेके आता है। जो मैंने अवस्था तुमको 2 स्थान अवस्था बताई, तो अवस्था आपको समझना जरूरी है। समझो आपको ओपीडी में उल्टी हो रहा है, जीभ में चल रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो उसको आपको स्नेह शोधन की जरूरत ही नहीं, वो उल्टी अवस्था में आए। तो जनरल प्रैक्टिस में ऐसी अवस्था वाले पेशेंट, दुखसाध्य वाले पेशेंट अपने पास आते हैं तो उनको चिकित्सा करना ज्यादा जरूरी रहता है। तो इसलिए उत्क्लेश आ रहा है, जीभ में चल रहा है, तत्र उत्कृष्ट समुत्कृष्ट कपे प्रधान दोष है और चले मिले दोष छूट रहे, उसको उल्टी करवाना, पानी पीने उंगली डाल के निकाला तो भी चलेगा, लवण जल दे के निकाला तो भी चलेगा, छोटा सा मदन फल की पूरी दे के उल्टी करवाए, वमन हो गया, उसका कोष्ठ शुद्धि हो गई, आमय से शुद्धि हो गई, थोड़ा सा अग्नि बढ़ाने के लिए संशोधन का प्रभाव दिया तो संप्राप्ति भंग वही हो जाती है शुरुआत की अवस्था में, सामावस्था में, और फिर पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। तो ओपीडी में या जनरल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं और इसमें क्या होता है, तुरंत रिजल्ट दिया जाता है और तुरंत रिजल्ट मिलने से पेशेंट आपके ऊपर पेशेंट का विश्वास बढ़ता है और आगे का कार्यक्रम या आगे का जो भी कर्म है जो आदमी सत्य वमन हमने करवाया है जीवन से पहले, लेकिन उसको शास्त्र शुद्ध वमन की जरूरत, तो हम आपको उसको कन्विंस करेंगे तो पेशेंट आगे का भी कन्विंसिंग कार्यक्रम अच्छी तरह कर सकता है। तो इसलिए पंचकर्म के मैं 2 भाग करना चाहूंगा, एक भाग जो है वो सामान्य पंचकर्म और दूसरा जो है विशेष पंचकर्म। आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो पदार्थ विज्ञान में
ये जो बहुत सारे सिद्धांत आया है जिसका हम फर्स्ट ईयर के बाद में कभी भी उसका इस्तेमाल करते हैं। ये पहला जो सिद्धांत है, कोई भी पेशेंट आया आपके पास तो उसका सामान्य और विशेष, ये दोनों सिद्धांतों के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सामान्य सिद्धांत से क्या होता है कि आपका निदान निश्चित के लिए आपको उसको उसकी मदद मिलती है। अभी जनरल प्रैक्टिस में या ओपीडी में पंचकर्म में ऐसे कौन से कर्म है जो हम तुरंत करवा सकते हैं? तो जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया शब्द व मन, ये पंचकर्म में ओपीडी में आया पेशेंट हम तुरंत कर सकते हैं। विरेचन के जो प्रकार है उसमें अनुलोमन जो है वो हम इस्तेमाल करते ही है। हरितकी जो है कुतुआ पका मरानम, जो मल को पको करके अपक्र मल को पको करके निकालने का काम हरितकी करती है। देने का विधि अलग अलग वेदों का अलग अलग रहता है। तो अनुलोमन के लिए भी कोई स्नेहन शोधन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। प्रतिवर्ष नश्य जो है 2 बिंदुआत्मक रहता है, वो भी दिनचर्या का एक भाग है जो ओपीडी में हम रूटीन पेशेंट को कर, सिर दुख रहा है, नाक सूख रहा है और उसको नष्ट करवा दिया तो तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाता है। तो प्रतिवर्ष नश्य भी ओपीडी में वही की वही हम वो कर सकते हैं। चौथा जो है बस्ती में मात्रा बस्ती, जो हम रूटीन ओपीडी में कर सकते हैं, जिसके लिए कोई ज्यादा उपकर्म करने की जरूरत नहीं। जहाँ जरूरत है वहां स्नेह शोधन पूर्वक मात्रा बस्ती देना ही है, लेकिन ओपीडी में कर सकते हैं, इसी प्रक्रिया में हुआ है। और चौथा जो है सिरावेद, सद्दो राग रुझा क्षमा, तुरंत दर्द हो रहा है, सब तुरंत शूल हो रहा है, तुरंत अंगार हो रही है, तुरंत दर्द हो रहा है, हम तुरंत रक्त मोक्षण उसके पास देख के एरिया से करवा लिया। तो सिरावेद से वो जो लक्षण है अत्यधिक अवस्था जो है वो तुरंत हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और वो अवस्था पेशेंट को हम तुरंत कंट्रोल में कर सकते हैं। तो पेशेंट आगे अपने पास 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी बढ़ने के लिए ये जनरल प्रैक्टिस में या ओपीडी लेवल के पंचकर्म आपको बढ़ाने चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा जो जो आदमी करता है, जो जो वैद्य करता है, उसकी ओपीडी में 100% उसका फायदा आपको ज्यादा मिलता है। तो अपनी अवस्थाएं जो रहती है उसमें ओपीडी लेवल के जो पेशेंट है वो ऐसे पेशेंट जो इमरजेंसी आपके पास आते हैं या तकलीफ ज्यादा है इस तरीके से आते हैं और उसी टाइम उसको कुछ रिजल्ट दे दिया, तो फिर वो पेशेंट आपका आगे का जो विशेष सिद्धांत जो है, विशेष पंचकर्म जो है वो करने के लिए वो पेशेंट आपको तैयार, आपकी तो उसकी तैयारी रहे। तो ये पंचकर्म का सामान्य विशेष ये भाग मुझे लगता है आपको सब वैद्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है पंचकर्म आज की तारीख में जो लोग पंचकर्म करते हैं, हर जगह पे हर आदमी, हर वैद्य, बड़े बड़े वैद्य अलग अलग तरीके से उनके पंचकर्म करते हैं। और सब पंचकर्म करने के तरीके हमको सीखने ही है, उससे हमको फायदा ही होने वाला है। लेकिन उसको कन्वर्ट ओपीडी लेवल में या रूटीन प्रैक्टिस में हम कैसा कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए पंचकर्म करने जो प्रधान वेदना पेशेंट लेके आएगा, कटी शूल है, शूल यानी क्या, वात समझ में आ गया, कटी यानी क्या, वात का संचारी स्थान समझ में आ गया। मैंने वात दोष, वात के संचारी स्थान में प्रकोपित है, वात के लिए क्या तेल और वात स्थान के लिए क्या बस्ती। ऐसे पेशेंट को हमने बस्ती दे दिया तो पेशेंट को तुरंत ओपीडी में फायदा होता है। ये संध्या साफ नहीं है और कमर दुख रही है तो हम उसको क्या करेंगे, तो पहले सस्ते निरो बस्ती देंगे, पकोश में जगह करेंगे उसको पोस्ट में आने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है संचय, प्रकोप, प्रसर, फिर कटी प्रदेश में स्थान शुरू हुआ है। तो पहले बस्ती फिर इस कंबर को स्नेह करेंगे तो रिजल्ट 4 गुना ज्यादा हमारे पर जाता है। तो ये ऐसी टेक्निकल जो चीजें है पंचकर्म करने की, उसकी तरफ अपन ज्यादा ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है। फिर जो शास्त्र में बताया है, जो कस्तूरी शास्त्री जी की किताब आपने पढ़ी, चरक शिशु आपने पढ़ा होगा कि हर पेशेंट को पंचकर्म के लिए स्नेहन, सदन, बस्ती, विवेचन की जो अवस्थाएं बताई हुई उसका क्या, तो उसका भी प्रक्रिया और उसके भी पेशेंट आपके पास आने वाले ही है। पेशेंट की 3-4 प्रकार आपके पास आते हैं, ये ध्यान में रखना है। जो आपकी ओपीडी की जो प्रक्रिया है उसमें जैसे आप भी तकलीफ है और आप भी तकलीफ कम करने वाला पेशेंट आपके पास आता है। जो अंदाजे मध्यम वर्ग या थोड़ा गरीब पद्धति का जो पेशेंट रहता है वो इस तरीके से आता है और उस पेशेंट को अपने ही तुरंत ये सत्यवेदन विरेचन अवस्था जो होंगी उस हिसाब से कर्म 1 दिन का है उस टाइम को करवा दिया, उसको शेष दोषों के लिए शमन के लिए चिकित्सा दी और उसको कन्विंस किया कि तेरे को यही अच्छी तरह
वर्णन देना है, अच्छी तरह स्नेह स्वेदन पूर्वक विवेचन कर्म करना है, तो आगे जाके तेरे को बार बार ये तकलीफ ना मिले। तो पेशेंट विधि में सेकंड कन्विंस हो जाता है। नहीं तो फिर उसको बिना कुछ रिजल्ट दिए उसको जब हम पंचकर्म के बारे में बताते हैं तो हमारे अभी आज व्यवहार क्या अटकता है। तो जब हम पंचकर्म के बारे में बता दे तो सब पेशेंट सुन लेता है और बाद में अवस्था है, लेकिन फिर हमारे पंचकर्म के जो एकंदरित कीमत है कि बस्ती के लिए इतने पैसे, वमन के लिए 2000, विरेचन के लिए 20,000, फिर एक पेशेंट अवस्था होने के बावजूद भाग जाता है या पेशेंट फिक्स करता है कि मुझे कर्म करना है कि नहीं करना है। पंचकर्म ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये रिजल्ट देने के लिए है। वैद्य ने फिक्स करना है कि उसको कौन सा कर्म करना है। ये अवस्था है तो अवस्था क्रिया कालन ना आप तो उसकी वो प्रक्रिया आपको होनी है और उसके लिए उसको उस तरीके से कन्विंस करना भी है और उसके लिए इजीली पंचकर्म हम कैसा कर सकते हैं उसके तरफ हम ज्यादा ध्यान दें। तो पंचकर्म में पूर्व कर्म से अपन छोटी छोटी चीजें शुरुआत करेंगे। वो बाद में आपको जैसा उसमें प्रश्न आपको आएंगे आप मुझे बता सकते हैं तो मैं और अच्छी तरह आपको उसमें कन्विंस कर सकता हूँ। जैसे स्नेहपान, तो स्नेहपान की जो प्रक्रिया है, बाकी स्नेहपान क्या रहता है, स्नेह के प्रकार कैसे है, गॉगवट में सब दिया आप सबको, आप सब स्नेहपान के बारे में जानते हैं। हम व्यवहार में स्नेहपान के बारे में सोचें कि स्नेहपान जो किसको किसको हम करते हैं पंचकर्म में, तो वमन से शुरू करेंगे। वमन वाले पेशेंट को सबसे ज्यादा पूर्व कर्म की या स्नेह कर्म की या स्नेहपान की जरूरत होगी। क्यों? तो कफ के जो संचारी स्थान है और आश्रय स्थान है, यहाँ से जो शाखागत या संचारी आश्रय स्थान से जो कफ है उसको छुड़ा के वहां लीन दोष होंगे तो उनको स्निग्ध करके स्वेदन देके पतला करके आमाशय में लाना है और फिर उत्लेश निर्माण करके उसको आमाशय से बाहर निकालना है, तो ही वो वमन अच्छा होगा। इसलिए जो आमाशय में जब दोष है, आमाशय ही भरा हुआ है, वहां स्नेह स्वेदन करने के लिए सत्य वमन करवा लो, आमाशय साफ कर लो, थोड़ा सा अग्नि बढ़ा दो। यानी जो हमारे यहाँ पंचकर्म की शुरुआत में दीपन पाचन की अवस्था आती है, दीपन हर पेशेंट को पहले सामावस्था तो दीपन पाचन करवाओ और बाद में फिर पंचकर्म स्नेह शोधन चालू करो। ये शोधन हो गया, आमय साफ हो गया और अग्नि पड़ गया, तो दीपन पाचन के लिए जो 3-4-5 दिन लगते हुए हमारे यहाँ कम हो जाते हैं। दूसरा, हम स्नेहपान उसको चालू कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्नेहपान वमन वाले को लगता है। क्यों लगता है? तो उसके संचारी स्थान और आश्रय स्थान सबसे ज्यादा है। वात के, पित्त के, कफ के संचारी स्थान आपको मालूम है, वात के पक्वाशय कटी शक्ति, पित्त के और कफ के। आश्रय स्थान के बारे में अपन सोचेंगे। आश्रय यानी कहाँ वो रहते हैं, तो वात एक ही आश्रय स्थान है, अस्थि, और पित्त के 2 आश्रय स्थान है, स्वेद और रक्त। और बाकी बचे कुछ जो भी शरीर में स्थान है, रस लेके, रसिका लेके, सब वो सब कफ के आश्रय स्थान है। सबसे ज्यादा कफ के आश्रय स्थान ज्यादा होने की वजह से पूरा कंठ, शिर, क्लोम में संचारी स्थान हो और उसके अलावा बाकी सब आश्रय स्थान जो है वहां कफ की प्रवृत्ति शरीर में रहती है। तो वहां से आपको निकालना है। तो फिर स्नेहपान भगवान वाले को कहाँ है उसको दोष, तो आपको पहले पेशेंट को टेस्ट चेक करते हो या प्रधान वर्ग वेदना लिखते हो, आपको संचारी स्थान सब चेक करना है। उर, कंठ, शिर, क्लोम, तरवानी, आमाशय, रसा, ये सब चेक करना। नैतिक वाले या संचारी स्थानों में ही दोष है तो हम उसको 50-50 ग्राम स्नेह या घी या सिद्ध घृत या कोई भी स्नेह देंगे, समान मात्रा में दिया और ऊपर से गर्म पानी पिया, सम्य स्नेह के लक्षण निर्माण किए और फिर वमन दिया तो ज्यादा अच्छा। लेकिन जो आश्रय स्थान भी ज्यादा भरे हुए और दोष ज्यादा लीन है तो वहां फिर हमको वर्धमान मात्रा में स्नेहपान दिया जाता है। देना सबसे अच्छा रहता है। हम देते हैं यहाँ 25 ग्राम, 50 ग्राम, 50, किसको बढ़ाना है वर्तमान मात्रा में और किसको समान मात्रा में रखना है। तो इसलिए वुमन के लिए 25, 50, 75 ऐसी वर्तमान मात्रा में स्नेहपान दिया तो दोष ज्यादा अच्छी तरह क्लीन में होते और फिर उसको छूटते भी ज्यादा जल्दी और फिर स्वयं से वो दोष कोष्ठ में आने के लिए पर मदद होती है। वमन के बाद में दूसरा आता है विवेचन। विवेचन का आश्रय स्थान मैंने 2 बताया, संचारी स्थान आपको मालूम है ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय। तो फिर वमन से कम स्नेहपान हमको विवेचन में लगता है पूर्व कर्मों के हिसाब से दिमाग में रखते।
वहाँ 50-50 ग्राम 5 दिन भी दे दिया, थोड़ा जरूरत है ज्यादा तो उसको वर्तमान मात्रा में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। और दोषों को आपको नीचे से निकालना है और वो भी विरेचन पहले को पक्व करके बाहर निकालना है। इसलिए विरेचन में वमन से कम मात्रा में स्नेहपान की जरूरत पड़ती है। बस्ती में हम स्नेहपान देते हैं क्या? नहीं, बस्ती में हम स्नेह का इस्तेमाल बस्ती के द्रव्यों में माक्षिकम लवण स्नेह कलकम का क्रमात इसी क्रम में से बस्ती के मार्ग से स्नेह का इस्तेमाल करते हैं। नस्य ऊर्ध्व चतुर्गत विकार है, वहाँ जो स्नेहिक नस्य वहाँ स्नेहपान की जरूरत है। रक्तमोक्षण या शिरावेद, रक्तमोक्षण में ज्यादा करके वो भी शिरावेद में विरेचन से भी कम मात्रा में हमको स्नेहपान की जरूरत पड़ती है। जहाँ दोष रक्तगति है तो वहां से निकालने के लिए बाह्य अभ्यंतर स्नेहपान जैसा है वैसा बाह्य अभ्यंतर से भी काम होता है। या जितना वमन के लिए स्नेहपान की जरूरत पड़ती है उतना रक्तमोक्षण के लिए लगती है, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादा करके शिरावेद में तो शाखागत है, शाखा से निकाल दिया तो शाखागत तो कोष्ठ में आने के लिए फिर रक्तमोक्षण के बाद उल्टा स्नेहपान करवा के कोष्ठ में यानी कहा आता है तो आश्रय श्री भाव से वो पश्चिमान आश्रय में दोष आएंगे तो फिर विरेचन की वो स्नेहपान करके अच्छा काम रहता है। तो ऐसी चीजें पूर्व कर्मों में स्नेहन के लिए ध्यान में आना चाहिए। दूसरा जो व्यवहार में मैं शोधन का बताता हूँ उसमें छोड़ के मैं अपन लेंगे क्योंकि बाकी बाद में उसके जो कारण है वो मुझे बताने के लिए वक्त मिलना चाहिए या व्यापक में मुझे ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। स्वेदन, स्वेदन का काम क्या है? दोषों का पक्ष तैयार करना है, कोष्ठ में लाना है, यानी शाखा कोष्ठ गति अच्छी करने के लिए स्वेदन तुम्हारा आपका काम करेगा। फिर मैं कौन से देश में रहता हूँ? मैं जंगल देश में रह रहा हूँ, रोज सवेरे पूरे बॉडी को मसाज करके पेटी में रोज रोज बिठाएंगे तो वो कफ प्रदान दोष ज्यादा उनका विलय हो जाता है, वो पश्चिमाशय में आ जाते। हम पेशेंट को बोल के रखते कि अभी तेरे को 5 दिन स्नेहपान करेंगे, छठे दिन फिर विश्राम काल करेंगे, फिर वमन करेंगे, लेकिन दोष पतले होके पश्चिमाशय में चले जाते और विरेचन की अवस्था आ जाती और वमन हो नहीं पाता। इसलिए उसको जरूरत कितनी शोधन की, कौन से देश में हम शोधन करवा रहे हैं, कौन से प्रकृति को हम शोधन करवा रहे हैं, कौन से स्थान में वो दोष है, संचारी स्थान में है कि आश्रय स्थान में है, वहां उनकी जरूरत शोधन की कितनी। सिर्फ सतपुरे बदन को आप भंग करके गर्म पानी से स्नान किया तो भी होगा स्नेह से। ज्यादा दोष लीन है, ज्यादा वृक्ष है, वातानुबंधी भी उसमें ज्यादा है, रोज स्नेह शोधन की जरूरत है, रोज स्नेह शोधन करो। 5वें दिन कम से कम विश्राम काल में स्नेह शोधन करो, जिस दिन वमन देना है उस दिन स्नेह शोधन करो, जिस दिन विरेचन देना है उस दिन जरूरत है। ऐसी अवस्था शोधन की जो ग्रंथों में दिए नहीं है, आपको आपके हिसाब से आपके अनुभव से आपको फिक्स करनी पड़ेगी। हर पेशेंट को आप कंपल्सरी पूरे बॉडी को मसाज करके फिर स्नेह शोधन करके जहाँ जरूरत है वहां निश्चित कीजिए, लेकिन जहाँ अवस्था नहीं है वहां उसमें से दोषों की गति की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा मानना है या मेरा कहना है उस स्नेह शोधन के हिसाब से। उसके बाद में फिर हम आते हैं वमन की तरफ। वमन में जो वमन की प्रक्रिया है उसमें वमन ये जो सबसे ज्यादा ध्यान हम देते हैं किसकी तरफ? तो वमन की तरफ। पेशेंट को जो भी पंचकर्म हम रूटीन प्रैक्टिस में करते थे सबसे ज्यादा पूरा वमन का उसका टाइम, कब कौन से दिन वमन करना है, उसके लिए क्या क्या करना है, 5-6 दिन उसके पीछे पेशेंट को लगना पड़ता है तो वमन हमारा सम्यक और अच्छी तरह होता है। तो इसलिए वमन के हमने 3 प्रकार का वमन की प्रक्रिया हमारे हिसाब से बना के रखी है। एक सत्य वमन, यानी ज्वर की जो अवस्था आई है वहां सत्य वमन वाले पेशेंट हमको मिलते हैं ओपीडी में, क्योंकि ओपीडी में ऐसे जल्दी आने वाले पेशेंट आपको चाहिए होंगे। तो ओपीडी में 2 मुद्दे में बीच में रोक के आपको बताऊंगा। तो पहला जो प्रक्रिया है, जो नए रोग हमारे पास जो आते थे वो बोलते कि डॉक्टर सर पेशेंट ही पढ़ते नहीं है, पेशेंट जल्दी ओपीडी हमारी पढ़ती नहीं। जब पेशेंट आपके पास नहीं आता होगा तो आपको पेशेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अवस्था है आपको मिलने वाली है। जब पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है, जी में चल रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई रिलेटिव आपको बुलाने आता है कि नहीं आप घर पे आके देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा। यानी वो वहां आपको वमन की विरेचन की जो अवस्था है वहां इजीली मिल जाती है। वहां आपने उसको कोई चमत्कार दिखाया तो आप चमत्कार जब करते हो तो आपके उस रिलेटिव के आजू बाजू वाले 4 लोग आपको देखते हैं, अरे इसने पानी पिलाया, उल्टी किया, उल्टी होने के बाद अच्छा लगा, पूरी दी उससे बाकी भी तकलीफ कम हो गई, शाम तक पेशेंट एकदम फ्रेश हो गया। तो ये जो रिजल्ट मिलने की जो प्रक्रिया है
उसके लिए सद्य वमन, जो पहली वमन की अवस्था हम देखते हैं। दूसरा जो है वो लघु वमन, यानी आपित्त दर्शन वमन श्रेष्ठ है मालूम है, लेकिन हर पेशेंट का आपित्त दर्शन करते बैठेंगे तो फिर उसमें व्यापक ज्यादा हो, इसलिए उसकी जरूरत क्या है उस पेशेंट की। तो आमाशय में दोष है तो सद्य वमन, तुरंत पानी पिया, उंगली डाल दिया, निकाल दिया। कोष्ठगत अवस्था भी दो है, उत्कृष्ट अवस्था और अनुकृष्ट अवस्था। पेशेंट बोलता है जीव में चल रहा है, उल्टी जैसा मुंह में पानी आ रहा है, तो उत्कृष्ट अवस्था है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब पेशेंट बोलता है उल्टी हो गई तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उल्टी हो नहीं रही है, वो अनुत्कृष्ट अवस्था है, उसको आपको उत्कृष्ट करना पड़ेगा। फिर उसके लिए उत्कृष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको दही चावल खिलाएंगे, दूध या चावल खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, फिर छोटी सी मदन फल की पूरी खाना खाने के बाद देंगे, या खीर पतली खीर देंगे। मगर मदन फल का काम आपको मालूम है, मदन फल का कार्मुकत्व आपने सबने पढ़ा है। तत्र तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म विवाह विकाशिनी द्रव्याणी स्ववीर्ण हृदय, ये सब संप्राप्ति वो कम मात्रा, मतलब सिर्फ मात्रा आपको अच्छी प्रैक्टिस करते करते मालूम हो जाएंगी कि लघु वमन के लिए या सत्य वमन के लिए कितनी मात्रा देनी। उस हिसाब से चिमुट भर मदन फल, वो मीठा पाउडर देने, मीठा कुछ भी खिलाने के बाद दे दिया तो सत्य वमन जो अनुत्कृष्ट है, उत्कृष्ट निर्माण करके 2 या 3-4 वेग आ जाते हैं, 3-4 उल्टी हो गई कि पेशेंट को हल्का लगता है, आमाशय साफ हो जाता है। वमन या अग्नि की चिकित्सा है, दिमाग में पक्का रखो, जितना वमन अच्छा होगा उतना अग्नि अच्छा होगा। और काय चिकित्सा है ना अग्नि की चिकित्सा, इसलिए वमन को ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस में जो वैद्य देता है उसकी प्रैक्टिस 200% बढ़ती है। सिर्फ नाड़ी स्वेद और स्नेह स्वेदन करके उतना आपको पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी पढ़ने वाली है। फिर दूसरा जो अवस्था आती है कफप्रधान दोष है, कफानुबंधी पित्त, कफानुबंधी वात वाले दोष है, और वहां आपको आमाशय साफ करना है या उसको उस व्याधि को संप्राप्ति भंग करने के लिए कफ का आपको कफ की मदद मिलने वाली। ऐसे टाइम फिर उसको वमन तो आपको देना है, फिर आपने 50-50 ग्राम घी 5 दिन 7 दिन जो भी आपको फिक्स है उस पेशेंट के हिसाब से, उस नए पान के लिए कौन से द्रव्य चूज करने हैं, उसमें कौन सी वनस्पति डाल के सिद्धवृत बनाना है, उसकी मात्रा कितनी रहेगी, कौन से काल में भरोसा, पहले खाली पेट देंगे, ऊपर से अनुपान क्या देंगे, गर्म पानी देंगे, गर्म दूध देंगे, ऐसा 3 दिन 5 दिन देके छठे दिन आपको उसका 3 दिन ही कभी कभी पेशेंट को ज्यादा नजदीक वाले दोष में देते तो उसके लिए जल्दी आ जाता है। ऐसे लघु वमन देना आप, यानी वहां बलजबरी वमन करवाने की जरूरत नहीं है आपको, उसको अखंड पान करवा देना है, मदन फल दे देना है, और भांडा कलंटा है उस टाइम जैसे पानी निकलता है भांडे से बाहर, वैसा ही जितने वेग आएंगे उतने वेग आएंगे, बलजबरी कुछ भी करने की नहीं। कुछ उसमें जो दोष निकल जाते हैं उसको लघु वमन बोलते हैं, और उसमें वो कफप्रधान दोषों की जो भी संप्राप्ति होंगी वो संप्राप्ति भंग होने के बाद उस दिन का उसका 1 या 2 दिन का भी संशोधन क्रम करवा दिया, लाया क्योंकि ठुल्ली यानी मंडल पिया विलेटी 1 दिन की 2 दिन की, जैसे आप उस पेशेंट की जरूरत है उस दिन की 2 दिन, और बाद में फिर 6 दोषों के लिए आगे की संप्राप्ति के हिसाब से आपकी चिकित्सा आपने चालू कर दी तो रिजल्ट तुरंत मिलता है। और पेशेंट भी ऐसे इजी ढंग से लघु वमन के लिए सहज तैयार हो जाता है। जिस पेशेंट ने लघु वमन किया है उसको कभी भी व्यापक नहीं होता है, उल्टा वमन होने के बाद उसको फ्रेश हल्का लगता है। फिर ऐसे पेशेंट लघु वमन वाले पेशेंट वसंत ऋतु में जो ऋतु शोधन वाले वमन है उसके लिए खुद से तैयार होते हैं, और पेशेंट टू पेशेंट वसंत ऋतु में आपकी वमन की पेशेंट मिलने में आपको दिक्कत आती नहीं और तकलीफ भी होती नहीं, और उसमें ज्यादा खर्चा भी आता नहीं। तो कॉस्ट भी मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरा वमन करने सत्य वमन और लघु वमन करने के लिए अभी 125 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम मदन फल, उसका भी पानी, उसका भी लवण जल, उसका ही सब दे दिया तो भी तुम्हारे को 125 मिलीग्राम मदन फल की पूरी के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं। सब मिला के आदि कितने भी मदन 500 रुपए किलो भी आपने धरवा लिया, उसको भावित करवा लिया तो भी 0.995 पैसे आपको उसका खर्चा आया उस सत्य वमन। उसमें कोई भी पेशेंट को अच्छा लगा तो कम से कम 100 रुपए तो देना है ना, तो 1000 तक आपको प्रॉफिट मिल गया उस सत्य वमन में। दिमाग पक्का रख के आप वमन की प्रक्रिया वैसा ही लघु वमन का है। लघु वमन में दोषों को दीपन पाचन करते बैठे होंगे या दोषों को पाचन करने के बजाय जो भी शाखागत या धातुगत दोष है उनको जल्दी से जल्दी सेवन करके पोस्टर में लाके हमने वमन करवा दिया तो बड़ी मात्रा में दोष निकल जाते। दोष शमन जो आपको चिकित्सा करनी हो चिकित्सा करके आप दोषों को निकाल सकते हैं। तो व्याधि का जो साध्यत्व है ये लघु वमन में वो बहुत अच्छा आपको मिलता है।
सुख साध्य पेशेंट तो तुरंत अच्छे होते ही है, कष्ट साध्य तुरंत सुख साध्य अवस्था में आ जाते हैं। याप के पेशेंट कष्ट साध्य अवस्था में आ जाते हैं, जैसे तमक श्वास वाले जो याप के पेशेंट आपको मालूम होंगे, असाध्य पेशेंट होंगे तो उनको कोई ना कोई कम से कम याप की अवस्था में हम उसको मेंटेनेंस करके चिकित्सा के ऊपर हमेशा के लिए उसको स्वस्थ हम रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए लघु वमन वहां बलजबरी करना नहीं है, आपकी प्रदर्शन वमन इतनी अपेक्षा वहां 4 वेग आ गए, 6 वेग आ गए तो बहुत अच्छा, 8 वेग आ गए तो बहुत। और उसमें उस पेशेंट को ज्यादा फॉलोअप भी देना नहीं पड़ता, ज्यादा इम्यूनिकेशन भी करना नहीं पड़ता, खाने का भी प्रक्रिया हो जाती है। इसमें गलती ये होती है कि रुग्ण का बल और व्याधि का बल ये गड़बड़ होगा। इसलिए मैंने एक अवस्था तुमको बताई थी, गोष्ठान अवस्था में संतर्पण अवस्था और अपोतर्पण अवस्था। व्याधि संक्रमण होते उसको वमन देना जरूरी, उसको सर्दी कफ खांसी बस कफ मुझे काज बहुत बड़ी मात्रा में पड़ा है और वो बोल रहा है मुझे उल्टी हो गई तो अच्छा लगेगा, लेकिन रुग्ण का बल बहुत कम है। रुग्ण को बोलता है मुझे थकावट है, वमन दे दिया तो क्योंकि सब करते वो थकावट के लिए वीकनेस के लिए और कुछ हो गया तो फिर उसके लिए ग्रंथोकारों ने वमन दे दो, वमन देने के पहले रुग्ण का संतर्पण फिर उसको हम लक्ष्मीला सितोपनादि देंगे, रुग्ण को बल उसका बढ़ाएंगे और वमन के बाद तुरंत उसको मंडप या विलोपी के पीछे मत लगाना है। वहां फिर तर्पण संशोधन क्रम दिया है, एक अच्छा तर्पण संशोधन क्रम और दूसरा घन तर्पण संशोधन। ऐसे लघु वमन में उल्टी हो गई, थकावट लग रही है तो आज के दिन सिर्फ द्राक्षा स्वरस या आपको खजूरादि मंत्र लेना है, कैदी का पना लेना है, चिंच का पना लेना है, ये मधुर आम्ल रसात्मक जो द्रव्य ये सद्य तर्पण है, तुरंत तर्पण करवाते। लाया साड़ी की लाया, पानी में भिगो के रखा, शक्कर डाल के दिया तो सलाइन जैसा काम होता है। तो ये सद्य तर्पण संतर्पण वाली या संशोधन काम करके उस रुग्ण का बल आप तुरंत बढ़वा सकते। इसलिए लघु वमन और तीसरा जो है वो आपित्त दर्शनागमन वो ऋतुशोधन। वो पेशेंट आपका कायम का पेशेंट, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे पूरी फैमिली पेशेंट ऐसा होना चाहिए। और आयुर्वेद वाले ऐसे पूरी फैमिली पेशेंट ऐसे रहते ही है और वो पेशेंट टू पेशेंट बढ़ते जाता है। तो ऐसे पेशेंट में आपको वमन आपने ऐसे इस तरीके से वमन दे दिया तो फिर वो वसंत ऋतु में पूरा शास्त्र शुद्ध जैसा आप बताएंगे वैसा वमन करने के लिए उसकी मानसिकता और बढ़ जाती, उल्टा उसकी उत्सुकता बढ़ जाती। और उस टाइम उसको वमन दे दिया हमने वसंत ऋतु में अच्छी तरह और उसकी कफ प्रधान अवस्था उसी टाइम वसंत ऋतु में निकाल दी गई। तो ग्रंथकारों ने बताया कि 1 साल की गारंटी उसको कफ की बीमारी में, और जो आदमी को आप एक वमन से 1 साल तक अच्छा करवा सकते हैं तो कितनी आपकी पब्लिसिटी करेगा, वो आपका पीआरओ बन के ही घूमेगा सब तरफ। मुझे ये वैद्य के पास गए थे, उल्टी का ट्रीटमेंट दिया, उल्टी हो गई, अभी मैं संशोधन क्रम कराऊँ, एंटीबायोटिक रसायन लिया है, यानी उसमें उसकी मालूमात भी हम बढ़ा देते हैं। तो बाकी एक पेशेंट 4 पेशेंट को 4 बाकी पेशेंट को बताते रहता है। और आपका ऋतु शोधन वाला भी वमन बढ़ता है, जिसको तकलीफ नहीं वो भी इंटरेस्ट निर्माण करता है ऋतु शोधन। जिसको तकलीफ है उसको वमन आगे जाके अलग अलग जगह पर जिसने वमन के बारे में कुछ डरा हुआ सुना रहता है तो उसका डर भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे वमन की 3 अवस्था में अलग से आपको बताना चाहूंगा, एक सद्य वमन, दूसरा लघु वमन और तीसरा आपित्त दर्शनार्थ वमन यानी ऋतु शोधन वाला। नाना जी उसको ट्रिपल एंटीजन बोलते, यानी वमन वसंत ऋतु में दे दिया, बस्ती हमने वर्षा ऋतु में दे दिया और शरद ऋतु में विरेचन और रक्तमोषण हमने करवा दिया। तो उस पेशेंट को 1 साल को ये 3 चीजें हमने 3 ऋतु में ये शुद्धि क्रिया करवा ली तो गारंटी कि उसको कोई भी आगे जाके बीमारी बड़ी बीमारी होने के चांसेस रहते नहीं। और जो भी दोष दृष्टि होती है मामूली मात्रा में रहती है, इसको हम जल्दी कवर कर सकते 3 दिन 5 दिन 7 दिन। इसका मतलब जल्दी पेशेंट अच्छा हो गया तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं, वो पेशेंट अच्छा है, पेशेंट 4 लोगों को बताता है कि मैं इसके पास गया था जल्दी अच्छा हुआ। लेकिन बहुत बार पेशेंट मेरी चिकित्सा 6 महीने हुए चालू है, 8 महीने हुए चालू है, ऐसे ही बताते रहेगा तो बोलता है जब मैं अच्छा हुआ तब तेरे को बताऊंगा। यानी वो जो स्पीड है कोरोना वायरस का जैसा स्पीड हमारा शोधन के बाद बढ़ता है वैसा शमन चिकित्सा में बढ़ता है। इसलिए शोधन पहले और बाद में शोकिले शमन है, ठूस के दिमाग में पक्का रखो और उस हिसाब से कार्यक्रम करो। अभी रहा विरेचन का, विरेचन कर्म जो है उसमें भी विरेचन के बहुत सारे, विरेचन तो बहुत बड़ा वास्ट प्रकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अपन भारत का आपका नक्शा देखेंगे आप तो हिमालय में हिमालय पंजाब उत्तर प्रदेश वगैरह जो लोग रहते हैं
वो कैसे है, वो कफप्रधान प्रकृति के सब लोग रहते हैं। बीच में जो रहते हैं यानी आंध्र प्रदेश वाले सब लोग, बीच में जो रहते हैं मध्य भारत में, वो सब साधारण देश वाले लोग हैं। यानी वहाँ ऊपर थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में कफ और पित्त अनुबंधी दोष मिलेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पित्त और वातानुबंधी दोष मिलेंगे, और नीचे केरला में जाएंगे तो पूरे वात वाले पेशेंट दिखेंगे। अभी चिकित्सा करते वक्त ये दिमाग में पक्का रखना है, हम कहाँ चिकित्सा कर रहे हैं। हम मुंबई में चिकित्सा कर रहे हैं और उस पेशेंट को आधा घंटा स्नान शोधन करवाए तो फिर कैसा होगा उस पेशेंट का। हम अमित दोष में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ उसको स्नान शोधन ऊपर वाले एरिया में, जैसा मैं हिमाचल प्रदेश, वहाँ पंजाब वगैरह वहाँ बता रहा हूँ, और रुग्ण का बल अच्छा है, वहाँ बड़ी मात्रा में उसकी साफ सफाई की तो कोई टेंशन नहीं रहता। तो ये रुग्ण का बल कहाँ आपको अच्छा मिलने वाला है, उसकी तरफ भी आपको ध्यान में रखना है। यानी मैं प्रैक्टिस कहाँ कर रहा हूँ, जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ के व्याधि फिक्स रहते, वहाँ उपजने वाली वनस्पति फिक्स रहती है, वहाँ होने वाले जनपद दोष व्याधि फिक्स रहते हैं, वहाँ होने वाली प्रकृति के लोग या उसका जो व्यवहार है वो भी आपको फिक्स मिलता है, वहाँ का आहार व्यवहार भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो उस हिसाब से जब आप उस पेशेंट की प्रैक्टिस देखेंगे तो उसमें आपको देखा। दूसरा जो प्रकार है वो विवेचन का, विवेचन के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की। विवेचन क्या है कि पूर्व कर्म और पश्चात कर्मों में मैं जाऊंगा नहीं, वमन के भी पश्चात कर्मों में अभी नहीं जाऊंगा, बाद में व्यापक में अपन देखेंगे। तो विवेचन का एक व्यवहारिक सिर्फ विवेचन का मैं बताता हूँ। विवेचन का जो चरक शिशु भागवत में विवेचन के बहुत 254 वगैरह कल्प चरक में बता दिए हैं, आरर्वाद वगैरह 4 प्रकार जो आपको मालूम है, उसके तरफ उसके कल्प देने की विधि, बनाने की विधि, सब कल्प स्थान में वहां आपको पढ़ने को मिलेंगे। शारंगर संहिता के बाद में विवेचन के 4 मुख्य भाग हो गए, एक अनुलोमन, दूसरा श्रवसन, तीसरा विवेचन और चौथा आखिर में भेदन। तो भेदन तक जो 4 भाग शारंगर के बाद में विवेचन के मिलते हैं, तो ये आपने को प्रैक्टिस में बहुत बार मिलते हैं। ज्यादा करके जो रसवैद्य रहते हैं या जो खलवी रसायन वगैरह चिकित्सा करने वाले जो वैद्य रहते हैं, जैसे वो अपन राजस्थान या ऊपर एरिया में जाएंगे तो वहाँ हर चिकित्सा सूत्र में उनका एक विवेचन कोई ना कोई कल्प रहता ही। या आपको भी आपके प्रैक्टिस में मालूम होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ गंधर्व की रहता ही है, भास्कर लवण रहता ही है, आवृत्ति रहता ही है, सुखसारक चूर्ण रहता ही है, और बहुत सारे विवेचन कल्प इतने सारे। और मार्केट वाले तो बहुत अच्छे, कोई कायम चूर्ण लगाता है, कोई नित्यम लगाता है, ऐसे अलग अलग चूर्ण है। और उसके अलावा विवेचन की जो प्रक्रिया है उसके तरफ मैं आपका सबका ध्यान निपटाऊंगा। ये विवेचन में क्या गड़बड़ी हो गई है, तो वैद्य लोग ही विवेचन की विवेचन का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में पहले से ही करते आए। ये पुराने जमाने में हमारे हर एक के घर में 1 महीना हो गया कि एरेंडे तेल पिलाने की आदत भी थी। अभी एरेंडे तेल तो छूट गया, लेकिन विवेचन कर्म भी छूट गया। और क्या हो गया, विवेचन का जो गलती है वो आपको भी ध्यान में रखना है और रुग्णों को भी उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात करनी। तो हम दिन भर सब खाना पीना खाते, टीवी भी देखते, रात को सोते वक्त फिर अगर मैं हड्डी की चूर्ण पेशेंट लेता है या हम उसको देते हैं, रात को सोते वक्त हम आलू पत्ती का चूर्ण देते हैं, रात को सोते वक्त हम उसको बाकी सब चीजें देते हैं, ऊपर से कोई गर्म पानी देता है, कोई और उसका प्रकार रहता है। तो खाना और विवेचन कल्प, इसमें जो मैंने ये बताया ये चारंग की 4 प्रकार, उसमें कृत्वा पाका मरा अनुलोम क्या है, तो पक्व दोष अपक्व दोषों को पक्व करके बाहर निकालेगा। वह आयुर्वेदिक सारे दोष दवाई चली गई आहार के बाद में रात को सोते वक्त, तो इतनी तकलीफ नहीं देंगी, वह आंतड़े को खराब नहीं करेंगी, ग्रहणी को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। विवेचन ये हम पित्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पित्त का उद्भव स्थान जो है ग्रहणी है। ग्रहणी का जो कार्यक्रम है, ग्रहणी का जो कार्य है, समन्वय का जो कार्य है, वो अन्नम गृह्णाति, पचति, विवेचयति और मुंचति, ये 4 भागों में वो ग्रहणी बैठी हुई है हमने। तो इसलिए अन्नम गृह्णाति, पचति, विवेचयति और मुंचति। ये आज की तारीख में विवेचन कर्म के हिसाब से सिर्फ विवेचन का दिमाग में रखते हम काम करेंगे, तो हमारे ये रात के जो चूर्ण है यार, पेशेंट खुद से रात के जो चूर्ण खा रहा है
उसमें से 60 से 70% लोग इस तरीके के रात के चूर्णों की वजह से गृहिणी को बिगाड़ रही है, बिगड़ कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई आपको मिलेंगे तो उस हिसाब से उनको आपको उनकी थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग करके उनको विरेचन द्रव्य जो है वो सुबह जल्दी उठ के लेना है। अभी व्यवहार में वो जमता नहीं क्योंकि सवेरे उठते बराबर काम को जाना पड़ता है, व्यवहार बाकी जो टाइम टेबल है दिनचर्या है आपकी रूटीन रहती है उसके हिसाब से, और बाकी बहुत सारे नुस्खे है उसको कैसा करना, लेकिन आपको विरेचन कर्म करना ही है। तो फिर उस पेशेंट को विरेचन के 2 व्यवहारिक पार्ट में बता देता और बाकी जो है वो तो आपको ग्रंथोक्त जो है उसको आप छोड़ देंगे। पहला जो विरेचन का भाग है वो लघु विरेचन या स्निग्ध विरेचन या मृदु विरेचन जो रूटीन पर काम करने वाले लोगों को हम दे सकते हैं। छोटा सा विरेचन है जिसके हमको क्या करना है तो पश्चिमाना से साफ करना है, यानी वापिस वही है सामान्य ने पहले क्या तो उद्भव स्थान साफ करने वाला ये स्निग्ध विरेचन मृदु विरेचन, और फिर विशेष क्या तो शाखागत दोषों को कोष्ठ मिला के साफ करने का विशेष विवेचन। ऐसे 2 प्रकार के विवेचन में आपको बताता हूँ, बाकी जो प्रकार है आपको ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो पहला जो पेशेंट है जिससे व्यवहार भी आपको ध्यान में रखना है तो उसको 25 ग्राम 50 ग्राम 1 चम्मच 2 चम्मच जैसी जरूरत है उस हिसाब से 3 दिन 5 दिन 7 दिन आप सेवन करवाओ। रविवार को हर एक को छुट्टी रहती है या उसको 1 दिन छुट्टी लेने को बोलो जितना जरूरत है तो विरेचन के हिसाब से, और सुबह 5 बजे उठ के उसको विरेचन द्रव्य देना है। यानी सबसे अच्छा विरेचन द्रव्य जो लोगों को मालूम है वो कौन सा जो तकलीफ देने वाला नहीं और आंतड़े को इरिटेशन भी करने वाला नहीं तो है एरंडी का तेल। हम ज्यादा करके एरंडी का तेल का इस्तेमाल करते हैं, विरेचन कल को भी इस्तेमाल करते हैं, दूध का काढ़ा भी सायरप फॉर्म में भी हमने बना के रखा है। आपका आपके प्रैक्टिस के हिसाब से आप उसको विरेचन द्रव्य आप चूज करो और उस पेशेंट को सुबह जल्दी देना है। सो जल्दी क्यों देना है तो उसको मल का जो उसका रिफ्लेक्स है वो 6 या 7 के दरमियान का रहता है, उस टाइम उसको आदत संडास को मल का वेग प्रवर्तन करने की जो आदत है जो बात की जो प्राकृत गति है उस गति को आपको पकड़ के उस गति के 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले आपने विरेचन कल को उस पेशेंट को दे दिया 4:30-5 बजे तो बराबर 6:30-7 बजे उस वेग के साथ वो विरेचन द्रव्य कम मात्रा में देने के बावजूद भी अच्छा विरेचन होता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा वात की गति अनुलोम रहती है इसलिए वहां कोई भी इरिटेशन पेट में दर्द मरोड़ कुछ भी नहीं होता। एरंडी का तेल होगा तो स्निग्ध होने की वजह से बाकी भी तकलीफ नहीं होती और वो वेग अच्छे आ जाते हैं और पेशेंट 8 बजे तक उसके वेग कम बंद होके वो काम के लिए या उसका जो भी उसके आगे की प्रक्रिया उसके लिए तैयार हो जाता है और उसके लिए सर्वरी का विरेचन के लिए तैयार उसकी तैयारी भी होगा तो 2 घंटे रुक के थोड़ा हल्का करके फिर दोपहर का वो बैठे बैठे कोई भी काम कर सकता है, बार बार मल प्रवृत्ति को जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो सवेरे 5 बजे उठ के या 4:30 बजे उठ के विरेचन का उसका मल का वेग कितने बजे आता है वो एडजस्ट करके विरेचन कर्म करवा दिया तो फायदा होता है। अभी व्यवहार में क्या होता है एरंडी का तेल जो है उसका टेस्ट और उसका गंध ये 2 चीजों की वजह से एरंडी का तेल पीछे गिरा है। तो हमने उसको क्या किया है तो एरंडी के तेल को सुगंधी करवा दिया, ऑरेंज फ्लेवर पेपरमिंट फ्लेवर मिलता है आजकल मार्केट में, तो ऐसा एरंडी का तेल आपने उसको दे दिया तो विरेचन कर्म आपके गृहिणी को साफ करने के लिए जो कोष्ठगत पित्त है उसको साफ करने के लिए मृदु विरेचन के हिसाब से या स्निग्ध विरेचन के हिसाब से काम में आता है। और दूसरा फिर विशेष विरेचन कर्म शरद ऋतु में आपको करवाना है जब उस पेशेंट को पित्त प्रधान अवस्था है, पित्त प्रकोपज व्याधि है, पित्त प्रकृति भी है और उसके जो अवस्था है उस हिसाब से विरेचन करवाना है। फिर उस पेशेंट को सवेरे का मल का वेग जाने देना है 50-50 ग्राम 5 दिन 6 दिन जो भी आपको देना है वो देना है और उसके बाद में फिर पित्त का काल चालू हो गया रात दोपहर को 9 बजे के बाद में आप उसका विरेचन कर्म प्लान कर सकते हैं। फिर उसमें उस टाइम विरेचन के लिए तिरुत का काढ़ा उसको पिला सकते हैं और कुछ रघुवत हरितकी का काढ़ा आप पिला सकते हैं जिसके पेशेंट को जरूरत है उस हिसाब से। कोई भी पतला इस मात्रा में आपने दे दिया तो ज्यादा रिजल्ट आपको उस पेशेंट को 9 बजे दे दिया पित्त काल में तो 11:30-12 बजे तक उसके वेग चालू हो जाते हैं और उसको फायदा आपको विरेचन का वो अच्छा मिलता है। इच्छा विधि देना है तो आपको मालूम है 2 साल पुरानी देना है, फिर उल्टी होती नहीं, पेट में मरोड़ आना नहीं चाहिए, इसलिए इच्छा विधि की तरफ
पानी धीरे धीरे पीना, उसके ऊपर 1 या 2 घूंट की 3 घूंट के ऊपर ज्यादा इच्छा नहीं। जयपाल कल्प कोई भी आपको देने हैं तो बड़ी मात्रा में स्नेहपान उस पेशेंट का कराओ और फिर जयपाल कल्प का इस्तेमाल करो, तो उसके भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और उसका जो देने का टाइमिंग है वो 9 बजे से 10 बजे के दरमियान करवा दिया तो फायदा ज्यादा रहता है। विवेचन वेग नापने के अलग अलग तरीके रहते हैं। पेशेंट को पहला वेग जाके आया हो संडास को, तो उसको बोलते कि मल कितना निकला वो छोड़ दो और बाकी के वेग आप नाप। कभी कभी पेशेंट को क्रूर कोष्ठी भी रहता है, पित्त और वातानुबंधी, तो पहला एक सवेरे 9 साढ़े 8 9 बजे बस्ती दे दिया तो भी चलता है। बस्ती देने के बाद फिर विरेचन कल्प दिया तो रिजल्ट 4 गुना ज्यादा आपको विरेचन का मिलता है। पेट में तकलीफ भी नहीं होती है, पेशेंट एकदम इजीली वो विरेचन को सहन कर पाता है। मल प्रवृत्ति के अलावा अलग से मूत्र प्रवृत्ति हो गई, वात का अनुगमन हो गया तो सम्मिलित विरेचन हो गया। कफांत विरेचन बताया, वहां भी देखना है कि उस पेशेंट को पित्त और कफ अनुबंधी दोष दृष्टि है तो वह कफांत विरेचन के पीछे लगना है। फालतू में वात और पित्त दृष्टि है और वहां कफांत विरेचन करते बैठेंगे तो फिर उसका व्यापक होता है। व्यापक जब विरेचन का आएगा तब उसके तरफ ध्यान देंगे। तो इसलिए विरेचन की 2 चीजें मैं ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा आपको। एक सवेरे जल्दी उठ के देने वाला विरेचन और दूसरा जो है 9 बजे के दरमियान जो विशेष विरेचन हम देते हैं। ये 2 चीजें विरेचन में आपको आपके काम में आएंगी। बस्ती तीसरा जो है आमाशय हो गया, पश्चिमाशय हो गया, पक्वाशय। बस्ती आधी चिकित्सा, आधी के हम उसको पूरी चिकित्सा नाम बोलते हैं। तो बस्ती का जो पूरा कार्यक्रम है बस्ती चिकित्सा में, उसमें बस्ती के अलग अलग प्रकार दिए कि बस्ती क्या, तो अधिष्ठान भेद से बस्ती दी है, अनुषंगिक भेद से बस्ती दी है, कारमुकता के आधार पर बस्ती दी है। ये ग्रंथों में बस्ती के अलग अलग प्रकार आप देखते हैं। उस हिसाब से उस बस्ती की भी प्रक्रिया द्रव्य भेद से है, कारमुकता के भेद से, अनुषंगिक भेद से। तो इस हिसाब से बस्ती के अलग अलग प्रकार हम देखते हैं। सबसे ज्यादा ओपीडी में इस्तेमाल होने वाला कर्म यानी बस्ती कर्म, या आईपीडी होगी तो आईपीडी में भी इस्तेमाल करने वाला जो कर्म है वो बस्ती कर्म। वो देने के अलग अलग वैद्यों के अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग मात्रा भी अलग अलग वैद्य देते रहते हैं। उसको प्रासूतिक बोलते हैं। 12 प्रासूतिक यानी 198 वाला बस्ती वैद्यों में वर्णन किया। कोई 500 ml देता है, कोई 400 ml देता है, उसमें तेल की मात्रा कम ज्यादा, ये सब वैद्य के तारतम्य वाला। बस्ती के बारे में इतना वैद्य है कि बस्ती तद वैद्य बहुभी सब, यानी वैद्य ज्यादा 2 1 से ज्यादा वैद्य को लेके पत्ते रहे, क्योंकि एक को संयोजन विधि बनाना पड़ता है, एक को बस्ती पुटक में डालना पड़ता था उस जमाने में, और फिर एक को पुश करना पड़ता था, तो इसलिए बस्ती ज्यादा मात्रा में देनी। बस्ती की जो प्रक्रिया है आज की प्रैक्टिस में, उसके भी मैं 2 प्रकार आपको बताना चाहूँगा और उसके प्रकारों में भी डिटेल में अपन उस हिसाब से जाएंगे कि बस्ती की जो कारमुकता है। बहुत बार क्या होता है कि एखादा पेशेंट की हमारी संप्राप्ति हो गई, निदान हो गया और उसको बस्ती कर्म करना हमने फिक्स करवा दिया। तो बस्ती कर्म करने के बाद हमको ऐसा लगा कि इसको यापन बस्ती देना चाहिए कि एखादा रोगाधिकार में दिया हुआ नेत्र बस्ती देना जरूरी है, या एखादा बस्ती का कल्प ग्रंथों में चरक में मिल गया उसको आपको देना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है। फिर पेशेंट को सब हम समझाते हैं, बुझाते हैं और उसको बताते हैं कि कल शाम को 5 बजे सवेरे 8 बजे आपको आना है, यापन बस्ती की मैं तैयारी करके रखूंगा और फिर आपको बस्ती कार्यक्रम आपको बस्ती कर्म करना है। कुछ कारणवश पेशेंट यापन बस्ती के लिए आता नहीं, हमारी सब मेहनत बहाई जाती है। और ऐसे पद्धति से जो पंचकर्म करते बैठते हैं उसमें हमारा भी टाइम जाता है, पेशेंट को भी जल्दी के जल्दी सब प्रोसीजर होनी जरूरी है। इसलिए सामान्य बस्ती की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच 1 लीटर में पानी में डाल के 50 ml तेल, पीली का तेल लो, खाने का तेल लो, सब्जी का तेल लो, आपके पास जो हो ओपीडी लेवल में सस्ते में इजीली बस्ती की बस्ती देने वाली अवस्था है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए पेशेंट को रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए आप कर सकते हैं। जब आप नया पेशेंट आपके पास है और तुरंत उसको रिजल्ट देना है, आपको पेट साफ नहीं है, मलाव स्टम्बर है, पेट में गैसेस है, एसिडिटी है, अजीर्ण है, आपको कोई बस्ती योग्य पेशेंट है ऐसा आपको लगता है और आप उसको बस्ती द्रव्यों से विशेष बस्ती देने के पीछे लगने के बजाय शुरुआत में आप
एक सस्नेह निरोग, नाम ध्यान में रखो, सस्नेह निरोग। यानी हम क्या करते हैं, तो बस्ती संयोजन विधि में क्या दिया है, माक्षिकम लवणम स्नेह कल्पम पाते इति क्रम से आप बस्ती का कल्प बनाते हैं तो कल्प कैथेड्रल में अटक जाता है, तेल ऊपर चढ़ जाता है, पानी के ऊपर तेल चढ़ता है, तो एनिमा पॉड के ऊपर तेल आ जाता है। और जब हम बस्ती अंदर पुश करने जाते हैं तो पेट में सामावस्था है पेशेंट की, और पेट ऊपर है और काढ़ा अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से पेट में दर्द, मरोड़, पेट को इरिटेशन होता है। पेशेंट एक पहला बस्ती लेता है, पेट में तकलीफ हुई, आगे भाग जाता है, आता नहीं बस्ती। इसलिए हम क्या करते हैं, निर्वात भी आपको करना है। इसलिए एनिमा पॉड में पहले 50 ml से 100 ml तेल डालते हैं, कैथेटर में से तेल में डुबो के कैथेटर पेशेंट के गुदे में प्रविष्ट करते हैं। और गुदे में समझो वहाँ आना है, आत्मा है, ऑटो पे या गैस ज्यादा है, तो कैथेटर के वो पूरा वाप निकाल लेते। तो वाप पूरा निकल जाने के बाद में फिर तेल में बुड़बुड़े आपको दिखते और फिर तेल अंदर पुश करते, पूरे कैथेटर और एनिमा की नली पूरी तेल से भरते। पॉड में थोड़ा तेल रहना चाहिए, इतना हम ध्यान रखते। उसको हम बोलते हैं सस्नेह। स्नेह आगे डालेंगे और काढ़ा पीछे से जाएंगे, इसलिए तेल डालते हैं। और तेल डालने के बाद में फिर उसके ऊपर हम दशमूल काढ़ा, त्रिफला काढ़ा, ऐसा सामान्य काढ़े का बस्ती उसको हम उस पेशेंट को हम देते हैं। तो काढ़ा पानी के ऊपर तेल तरंगते, इस हिसाब से ऊपर से गुनगुना काढ़ा, उसको थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, काढ़े में ही कल्क मिला के काढ़े को छान लिया। कल्क क्यों डालना है, तो काढ़े का सांद्रत्व गाढ़ा और पतलापन कंट्रोल करने के लिए कल्क का इस्तेमाल है। कार्य कारण समझ लो, हर एक को कल्क की जरूरत है क्या डालने की, अपने काढ़ा ही सब पका के रखा, उसका सांद्रत्व अच्छा रखा, तो आपको कल्क का जरूरत है, तो कल्क डाल के उसको छान दो, फिर पॉट में डालो, तो गिरो अटकेगा नहीं। तो ऐसा तेल डाल के फिर काढ़ा उसमें डाल दिया। तो एनिमा कैथेटर से पहले तेल भागता है पकवाशय में, आंतड़ों के अंदर के म्यूकस में को पहले तेल लगता है और बाद में काढ़ा जाता है। इसकी वजह से पेट में ना दर्द होता है, ना मरोड़ आता है, ना गैस अटकता है, और पॉट से वो काढ़ा इजीली जाता है। अब उसके हर बस्ती के हर शब्द में नाम है। निर्वह, आपको निर्वह बस्ती देना है, निर्हरण करने वाला बस्ती देना है। आप एनिमा पॉट जरा ऊपर ग्रेविटेशन उसके ऊपर बढ़ा, ज्यादा ऊपर खड़ा पकड़ेंगे एनिमा पॉट को, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा और बस्ती इजीली अंदर जाएगी। फिर लेफ्ट लैटरल से पीठ के बल पे सुना है, राइट साइड पे सुना है, तुरंत बस्ती के लेफ्ट को जाना है, तो निर्वह तुरंत निकलता है। इसलिए आपको आस्थापन देना है, तो तेल अंदर जाएगा, फिर काढ़ा जाएगा, और एनिमा पॉट की ग्रेविटी कम कर, एनिमा पॉट कंबल के लेवल में पकड़ के रखो, जिससे क्या होता है, काढ़ा एकदम इजीली अंदर जाता है और पकवाशन में रहता है। पकवाशन उसकी एक्शन होती है, श्वश्यमाण बंदी उसका काम करता है, एब्सॉर्प्शन होता है बस्ती का, और फिर निकलता है तो थोड़ा सा निकलेगा 5 मिनट में, फिर थोड़ा बस्ती निकलेगा, फिर निकलेगा, ऐसा धीरे धीरे वो निकलता है। उसका काम करने के बाद उसको बोलते हैं आस्थापन। अनुव्यासन यानी जो वास करने वाला है, उसको पेट को स्नेहन स्वेदन करके एक कैथेटर पुश करके गैस निकाल के धीरे धीरे तेल पुश करवा दिया या पॉजिटिव तेल दे दिया और पेट के बल पे सुला के रखा, तो अनुव्यासन वास करेगा। और मात्रा 6 घंटे में जो हजम होती है मात्रा अच्छी। तो ऐसे बस्ती के प्रकार व्यवहार में पहले काढ़े का त्रिफला काढ़ा, घोड़े तेल या तिल्ली का तेल सबका मिला के एक सस्ने निरोध, जो आपको रिजल्ट या आपको बस्ती या शिल्पा की बस्ती वाले द्रव्य डाल के जितना मिलने वाला है उतना ही इससे मिलने वाला निरोध, या दूसरे वनस्पतियों का द्रव्य का निरोध होने वाला। अभी तो आप करके देखो। ये पहले मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आया था, मैं भी यही करके बैठता था, माक्षिकम लवणम स्नेहा कल्कम पाता इति क्रम, उससे जितना फायदा होता है उससे भी ज्यादा फायदा हमारा त्रिफला काढ़ा तेल का काढ़े से होगा, क्योंकि उसका पेट भी जो है इम्पोर्टेंट, तेल डाल के काढ़े को बस्ती देने से पानी जोर से निकल जाता है, वैक्यूम तैयार होता है, कोष्टम वायु से निकला जैसे कोष्टम वायु से वैक्यूम तैयार हुआ, शाखा बस्ती कोष्टम जाता है, और आपको मालूम है पित्त पंगु कफत पंगु, इसलिए वो कोष्ठ में दोष आ जाते हैं। पित्त प्रधान दोष पश्चिमाय जाएंगे, कफ प्रधान दूषामाय जाएंगे, वो आप खुद के स्थान में आ जाएगा। उद्भव स्थान में दोष आ गए तो पेशेंट को बस्ती होने के बाद अच्छा लगना ही है, फिर वो बोलता ही है मुझे अभी प्रसन्न आत्मेंद्रिय होना स्वस्थ है, पेट साफ होने के बाद हर एक को प्रसन्न लगता ही, इसलिए बस्ती भी तुरंत आपको ओपीडी में रिजल्ट देने वाला बस्ती। इसलिए सामान्य बस्ती है, फिर आप उसकी संप्राप्ति, उसका व्याधि, उसके दोष दुष्य सम्मूर्छना ये देख के उस दोषों के विपरीत द्रव्यों का चूज करके
आपको जो कल्प बना है उस तरीके का काढ़ा बनाइए और उस काढ़े के फिर बस्ती देना। अभी आगे का मुद्दा, कितनी देना है बस्ती आपको, उसकी तरफ आपको ध्यान है। तो ग्रंथों में बताया योग बस्ती देना है, कर्म बस्ती देना है, काल बस्ती देना है। फिर हम पेशेंट को बता के रखते तेरे को 7 बस्ती लेने पड़ेंगे। फिर वो 7 बस्ती के वो भी आर्थिक व्यवहार उसका गणित चालू हो जाता है। 1 बस्ती के इतने रुपए, 7 बस्ती के कितने रुपए और पैसा होगा, मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, शासन का कार्य। उसको आज बस्ती दिया, क्या हुआ वो देख के मैं कल ठहराऊंगा तेरा कौन सा बस्ती देना। अभी बहुत बार ओपीडी में सामावस्था वाले पेशेंट हमारे पास ज्यादा आते हैं, प्रभुत्व शोधन वाले पेशेंट ज्यादा हमारे पास आते हैं। और उसको फालतू में ग्रंथों में बताया, एक तेल का फिर काढ़े, व्यक्ता 7 काढ़े का फिर आखिरी तेल, ऐसा बताया है। भागवत बोलता है कि ये सब मैंने बता दिया आपको, अभी आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप ऐसे बस्ती दो जिससे पेशेंट को फायदा होगा। आज पेशेंट आया, उसमें मलावस्तंभ था, सामावस्था थी, और उसको पहला ही बस्ती आप स्नेह सेवन करके तेल का दे दिया तो दूसरे दिन उसको बुखार आएगा, अग्नि मान दूंगा, पेट साफ होगा नहीं, और पेट साफ नहीं हुआ, आंग गर्म हो गया, बदन दर्द हो गया, थकावट लग रही है और 500 रुपये चले गए, आएंगा क्या दूसरे दिन आपके पास? नहीं आएंगा। उसके लिए उसको सस्नेह निरोध पहले दिन का देना है। सस्नेह निरोध बस्ती देने के बाद में उसका पेट हल्का लग रहा है क्या, उसकी सामावस्था गई क्या है, वो आप दो। और एक ही बस्ती से शायद उसको पेट हल्का लग रहा है, आम के इतने लक्षण नहीं है, फिर उसको दीपन पाचन द्रव्यों के सिद्ध आप उसी टाइम कुछ तो भी खिला के, शिरा या पेया को दूध पिला के पहला निरोध दे दो, जो योग बस्ती को पकड़ो मत, लेकिन उस बस्ती का आप तेल का तुरंत उसको दे सकते हो। जैसा विरेचन में हम बल का वेग छोड़ देते हो, वैसा योग बस्ती में पहला सस्में निरोध छोड़ के फिर व्यक्तसत तेल का और व्यक्तसत काढ़े तेल का और आखिरी तेल का बस्ती दे सकते हैं। लेकिन एक साथ निरोध बस्ती दे दिया और सामावस्था कम नहीं हुई, स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरव अंग आलस हर रोज पेशेंट में देखना है। बहुत वैद्य क्या करते हैं, तो 8 दिन का तेरे को बस्ती है, सवेरे 8 बजे आके 13 बस्ती लेके जा, मैं 10 बजे दवाखाने में आऊंगा। ये जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत गलत है। 10वीं परीक्षा में उसने बताया कि सूक्ष्म समीक्षा क्यों, सूक्ष्म समीक्षा क्यों करनी है, तो दोष औषध निरूपण, दोष औषध निरूपण, दोष और औषध निरूपण समझने के लिए आपको सूक्ष्म औषध कल्पना तक जाना है। जो वर्तते चिकित्साया, जो सूक्ष्म आप समीक्षा करता है, नष्ट करो की जाती की गारंटी वावर में देखे रहे। दूसरे दिन वो पेशेंट आपके पास आता है और वो भी बोलता है कि नहीं, जितनी जीवा थोड़ी शाम दिख रही है आपको, वो बोलता है अभी पेट कल से फायदा है, लेकिन 20% अभी भी मेरे को थोड़ा पेट में जड़पना है, चिकनाहट है, गौरव है, अनिल उड़ता है, आलस से लगता है। इसका मतलब दूसरे दिन तेल का बस्ती देना नहीं है आपको, दूसरा भी काढ़े का ही देना है। तीसरे दिन आया तो तीसरे दिन भी काढ़े का ही बस्ती दिया। भागवत में तो ऐसा बता दिया है कि बस्ती आपने आप ही दे दिया, पेशेंट बस्ती देके बाहर आ गया और बोला कि मेरे को फायदा नहीं हुआ, तो दूसरा बस्ती वापिस तुरंत दे, तीसरा बस्ती भी आप दे सकते हो। एक ही घंटे में वो 2 या 3 बस्ती देने को तैयार है, तो आप दूसरे दिन काढ़े का देने से कोई नुकसान होने वाला नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ निराम अवस्था आ जाती है, आपको तेल का ही बस्ती देना है, या गलती से पहला ही निराम वाला पेशेंट होता है तो हम पहला तेल का ही बस्ती देंगे, उससे क्षमन हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, तो फालतू में दूसरे दिन काढ़े का बस्ती नहीं देंगे, उसको दूसरे दिन भी तेल का ही बस्ती देंगे। सुश्रुत आपने पढ़ा होगा, तो पहला अनुवासन क्या काम करता है, दूसरा अनुवासन क्या काम करता है, तीसरा अनुवासन क्या करता है, चौथा फिर धातुगत अवस्था में कैसे अनुवासन जाता है। यानी अनुवासन रसगत, रक्तगत, मांसगत जाना है, तो अनुवासन का काम भी वहां बता के रखा है। तो निराम अवस्था हर पेशेंट में तो ज्यादातर 3 अनुवासन दो, जरूरत लगी तो चौथा निरोध दे दो, वापिस 2 अनुवासन दे दो। ये तारतम्य हर पेशेंट में चाहिए। समझो काल बस्ती है, आपने उसको फिक्स करा दे के तेरे को 16 बस्ती देने, लेकिन उसको फायदा 8 ही बस्ती में या 5 ही बस्ती में हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसको फालतू में उसके आगे के बस्ती देते रहेंगे क्या? उसके लिए थोड़ा दिमाग ऐसा लगाना है कि मैंने पहले 5 बस्ती कौन सी दी है, तो वो शोधन बस्ती दी है। उसने क्या हुआ, दोषों को शरीर से निकाल दिया बाहर, उससे क्या हुआ, तो दोष सामावस्था में आ गए। फिर यही बस्ती कर्म हम उसको आगे के जो बस्ती है, वो ब्रोन बस्ती दे सकते हैं क्या, वो रसायन बस्ती दे सकते हैं क्या, वो वाजीकरण बस्ती दे सकते हैं क्या? हमारे यहाँ हम ऐसी प्रक्रिया करते। समझो तुम्हारे को 5 या 6 बस्ती में आपका शोधन हो गया, वात का शमन हो गया, वात के सब लक्षण कम हो गए,
फिर उस लंबा स्पॉन्डिलोसिस वाले को सर्किट बस्ती आगे के हम चालू करेंगे, उसके आगे और उसको फायदा होना चाहिए। तो सर्किट कितने बस्ते फायदा है और 10% बाकी है, हम उसको मज्जा सिद्ध तेल बनाएंगे, उसका बस्ती आगे का देंगे, उसको और सिरपा की 1000 बस्ती गर्म समय किया होगा तो उसको स्पेशल उसके लिए निकालेंगे और उसको देंगे। इसको बोलते पहले सामान्य शोधन के लिए बस्ती दे दिए, फिर ग्रोहन के लिए बस्ती दे दिए, और फिर तीसरी अवस्था में रसायन के लिए भी बस्ती दे सकते हैं। चरक में शुक्रकृत बस्ती, वृषभकृत बस्ती, रसायन बस्ती, ऐसे बस्ती के प्रकार देख के रखते हैं। ये बस्ती की कर्म बस्ती, काल बस्ती, ये भी आपको देने हैं। उसको इस हिसाब से दिमाग में रख के फिर इस बस्तियों का इस्तेमाल आप करो तो उससे रिजल्ट आपको जाता है। बहुत बार बस्ती के सब कर्म हो गए, काल हो गए, ग्रहण हो गया, सब हो गया, लेकिन और डॉक्टर साहब आपने तो मुझे 30 बस्ती लेने को बोला था, लेकिन मेरे को अभी कुछ तकलीफ नहीं है, अभी मैं बस्ती लूंगा, ऐसा क्वेश्चन में बोलने के वजह आप ही उसको बोलना है कि भाई तेरे 8 या 10 बस्ती बाकी है, अभी तेरे को बस्ती की जरूरत नहीं, इसको संभाल के रख, जब बहुत रुपये आएंगे ना तो यही 8 बस्ती की तेरे को जरूरत है, उस टाइम हम देंगे। काल का जब निकल गया 1 साल तक तेरे को बाकी है, तेरे को जो बीमारी थी एक्चुअली में 27 पॉजिटिव था, तो उसको आगे जाके तुमको फायदा होगा, या लंबा स्पॉन्डिलोसिस का फायदा, ये जानू संदेश मिल रहा था तो उसके लिए फायदा तुमको होने वाला है। उस ऋतु शोधन में हम बस्ती बचे कुछ बस्ती को हम ऋतु शोधन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस्ती में बहुत सारा बोलने वाला है, एक पूरा लेक्चर भी बस्ती के लिए हो सकता है, लेकिन उसके तरफ अपन ध्यान न देते हुए प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं, उस हिसाब से देखेंगे। अभी 10 नष्ट करने में विकार है नष्ट, तो उसमें नष्ट करने में आवाज इधर तो प्रतिविमर्श नष्ट और विमर्श नष्ट, ऐसे 2 प्रकार व्यवहार में हम करते हैं। ज्यादा करके तेल का नष्ट हम ज्यादा करते हैं, नाक का अणु तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल और बाकी जो नष्ट के द्रव्य आपको मालूम होंगे उस हिसाब से कम काम में आते हैं, उसकी तरफ अपन ध्यान देंगे। फिर नष्ट के व्यापक में बाद में हम जब देखेंगे तब जाएंगे। तो प्रतिवर्ष नष्ट दिनचर्या का एक भाग है, उसमें 2 बिंदुआत्मक नष्ट, इसके लिए भी आपको कोई पूर्व कर्म बहुत बड़ी मात्रा में करनी, सिर्फ सादा स्नेहन शोधन करवा दिया, 2 बूंद नाक में डाल दिया, उठ के बैठ दिया, गरारे कर लिया, हो गया नष्ट, प्रतिवर्ष नष्ट। वर्ष नष्ट आपको करना है तो उसको फिर व्यवस्थित स्नेहन शोधन पूर्वक 6 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद नाक में डालना है, उठ के बिठाना है, धूम जरूरत है तो धूम लेना है, दंडोश लेना है, गरारे करना है, जरूरत लगी तो और 2-5 मिनट रुक के वापिस वर्ष नष्ट एक ही बार डालना नहीं, उसको जरूर उसके लक्षण दिखते नहीं तब तक आप और 8 बूंद और 6 बूंद ऐसा डाल सकते हैं। 2 या 3 बार प्रतिवर्ष नष्ट में नाक में तरल डाल सकते हैं, फिर वो अवपीड़क हो, स्वरस हो, जो भी द्रव्य होगा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा व्यवहार में जो आता है वो प्रदमन नष्ट, वचा या कोष्ठक इंजन का नष्ट हम इस्तेमाल करते हैं। वचा का पाउडर गुदली में भरकर रखने का, और जहाँ शिरो गौरव लक्षण आएगा सिर में, तर्पक कफ की पुष्टि, तर्पण का कार्यक्रम वो बंद करवा देता है, तब जो प्रदमन नष्ट बहुत बीमारियों में ज्यादा अच्छा काम करता है। धूपन वो एकदम वारी कर चूर्ण रहता है, उसका प्रदमन किया, जोर से नाक में डाल दिया तो तुरंत शिरोगौरव या स्रोतरोग जो होता है ऐसा हो जाता है। तीसरा जो प्रकार है, जो रूटीन आप प्रैक्टिस, आर्धावेदक वाले, माइग्रेन वाले बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते, हिक्का वाले पेशेंट आपके पास आते, तो उसके लिए लवण जल, मीठ और पानी, नमक पानी बना के रख दिया, स्नेहन शोधन करवा के नाक में 2 बूंद से 4 बूंद 6 बूंद भी नाक में डाल दिया तो तुरंत झनका आता है और सिर दर्द कम हो जाता है। हिक्का होगी तो हिक्का भी तुरंत लवण जल के कम हो जाती है। वातज प्रतिशत बूंद 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 सतत पानी नाक में आ रहा है, यानी क्या हुआ, वहां पर वात प्रकोप हो रहा है, तुक्षजन्य प्रतिशय जहाँ होंगे वहां मधुर जल यानी शक्कर वाला पानी भी नाक में डाल दिया तो भी पानी गिरना बंद होता है। ऐसे छोटे छोटे नष्ट की प्रक्रिया है। नष्ट सिर्फ नासा रोगों के लिए नहीं, नष्ट आंखों के लिए भी है, नष्ट कान के लिए भी है, नष्ट शिरो रोगों के लिए भी काम में आता है, और मुख रोगों के लिए, दांतों के लिए भी सब तरफ नष्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बाकी उसको जो ग्रंथोक्त तो उसकी जो माहिती है उसके तरफ हम जाएंगे। चौथा सबसे 5वां जो करना है वो रक्त मोक्षण, जो मुझे बहुत ही पसंद है। सद्य राग रुजा क्षमा, तो आपको पेशेंट पे रिजल्ट चाहिए और
तुरंत आपको मैजिक चाहिए तो रक्तमोक्षण या अग्निकर्म, ये दो कर्म ऐसे जिसका फायदा आपको तुरंत पेशेंट वही जो ये बता देता क्या रहा अभी मुझे आपको क्या अच्छा लग रहा है, अभी आप बताएंगे वैसा काम हो जाए। तो उस हिसाब से रक्तमोक्षण के प्रकार भी आपको मालूम है, उसके तरफ अपन जाएंगे नहीं, दो ही प्रकार की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। प्रच्छन्न का 1 अंगुल तक कार्यकाल, एक अंगुल तक का रक्त दृष्टि निकाल सकता है। जलव का जो है 16 अंगुल तक निकाल सकती है। सर्व देह की जो शिरा सर्वांग शोधन, पूरे शरीर का शोधन शिरा व्यक्त करती है। तो इस हिसाब से प्रच्छन्न रूटीन रहता है, लेकिन ज्यादा करके जलव का इस्तेमाल अवगाढ़ है, जलव का इतना ही उसका कंसेप्ट ध्यान रखो। अवगाढ़ रक्त है तो एक जगह पे जमा हुआ है, वह जलव का इस्तेमाल हमको 100% रिजल्ट देगा। और बाकी ओपीडी में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमको शिरावेद यानी रक्तमोक्षण को शिरावेद हम बोलेंगे, तो शिरावेद से हमको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। फिर वहां तो प्रधान दो दृष्टि रक्तानुबंधी होंगी तो वहां भी रिजल्ट मिलता है, ऊर्जा क्षमा करने के लिए। रक्त प्रदोष विकार होंगे तो मिलता है। पित्त प्रधान अवस्था होंगे, पित्त प्रकृति वाला होंगे, पित्त प्रदोष विकार होंगे तो वहां भी रक्तमोक्षण हमारा काम अच्छी तरह करवाता है। तो उस हिसाब से रक्तमोक्षण तो हमारी रूटीन प्रैक्टिस का एक भाग मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। और उसमें रक्तमोक्षण में शिरावेद के जो अभी प्रकार आएंगे तो उसके तरफ जाएंगे। तो 18 नंबर से नीडल से लेकर 28 नंबर की नीडल तक रक्तमोक्षण की प्रक्रिया जो है, तो 22-24 नंबर की जो रक्तमोक्षण की जो प्रक्रिया है वहां तक का कार्यक्रम हम कर सकते हैं। रक्तमोक्षण के बारे में, अब रक्तमोक्षण किसको करना है, तो जिसको शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष चारों चीजों से जिसको फायदा होता है वो रक्त प्रदोष विकार दिमाग में रखते उसको रक्तमोक्षण करना है। ऊर्ध्व जंतुगत विकारों में रक्तमोक्षण करना है। रक्तमोक्षण के लिए उसको रक्तमोक्षण एक धातु की चिकित्सा है, ध्यान में रखना। यानी एलोपैथी वाली धातुगत जितनी व्याधि है या रस रक्त जगत जितनी दो दृष्टि होंगी, धातुगत दृष्टि होंगी, तो वहां रक्तमोक्षण कहीं ना कहीं आपको मदद करता ही। रक्तमोक्षण का फायदा क्या है, तो धातु पाक चलता है। विद्रहीन अचिरोग का विद्रह में तुरंत रक्तमोक्षण किया तो आगे की अवस्था निकल जाती है। विसर्ग में रक्तमोक्षण करवा दो तुरंत दाह राग सब तुरंत कम हो जाता है। अपेंडिसाइटिस में रक्तमोक्षण हम करवाते हैं, उससे तुरंत आगे की पक्वावस्था उसकी रुक जाती है, ऑपरेशन टल सकता है। ये धातुपाक अवस्था, शस्त्रकर्म रोकने की अवस्था, ये शिरावेद आपको कर सकता है। इसलिए वेपन्सिया व्याधि में कहाँ रक्तमोक्षण करना है इसका भी वर्णन सुश्रुत में और वाग्वर्ण में दोनों जगह पे है। आपको रक्तमोक्षण करना है और रक्तमोक्षण सीखना है तो आपको रक्तमोक्षण का तंत्र, रक्तमोक्षण का मंत्र और रक्तमोक्षण का यंत्र और रक्तमोक्षण करने की कला, ये तीनों चारों चीजें आवश्यक है। रक्तमोक्षण का तंत्र क्या है, तो बार बार रक्तमोक्षण करने की प्रैक्टिस करो। शुरुआत में जब रक्तमोक्षण हम करते हैं तो बहुत बार रक्त निकलता है, कभी सुई चुभती है, लेकिन मिडिल ब्लड टेस्ट भी करवा दिया तो भी पेशेंट को 1% 2% फायदा हो जाता है। इसलिए चिंता मत करो, एक ही बार तो आपको चांस रहता है शिरावेद करने के लिए, ज्यादा दूसरी बार तीसरी बार आपने रक्तमोक्षण वापस पेज लेने की कोशिश की तो पेशेंट आपको 100% पूछेगा डॉक्टर साहब नस मिल रही कि नहीं मिल रही, नहीं तो जाए तो कल देखेंगे। और पेशेंट बोलने के पहले आप ही ध्यान में रखो, एक ही बार करो, ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार ट्राई करना, तीसरी बार छोड़ देना। उसको बंदा पेट अच्छा हुआ है 8 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 1 दिन के बाद वापस तेरी दूसरी नर्व हम खोलेंगे। यानी उसका वो टेक्निक जो है वो तंत्र आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा जो रक्तमोक्षण का प्रकार है वो रक्तमोक्षण तेरा खराब खून निकालेंगे वगैरह ऐसा कुछ करने में। आजकल लोगों को खून जांच करने की बहुत आदत है, इसलिए तुम्हारा खून जांच करेंगे उसमें वात दुष्ट रक्त है क्या, पित्त दुष्ट रक्त है क्या, कफ दुष्ट रक्त है, और रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट के हिसाब से तेरे को कौन सा कर्म करना है आगे का वो सोचेंगे। ऐसा बता दिया तो आता है। हमने उसका एक पैथोलॉजिकल कार्ड भी बना लिया है। रक्तमोक्षण निकालने के बाद बाय लीच बाय वेन उसके ऊपर हम टिक मार्क करते हैं। फिर प्राकृत रक्त के लक्षण अभिश्रता द्रवता रागा, फिर वात दुष्ट रक्त, पित्त दुष्ट रक्त, कफ दुष्ट रक्त के लक्षण एक के नीचे लिखते हैं। रक्तमोक्षण करने के बाद में किडनी ट्रे में रक्त का कलर देख के हम उसके ऊपर टिक मार्क करते हैं, गंध कैसा है, स्कंदी है क्या नहीं स्कंदी क्या, उसको रिमार्क देते वात प्रधान पित्त दुष्ट रक्त, और उसके ऊपर
फिर साइन करके उसको रक्त मोक्षण का रिपोर्ट दे दिए, एक तरह खून का रिपोर्ट लेके जा, अगले टाइम साथ में लेके आ। तो रिपोर्ट लिया कि पेशेंट तुमको पैसे देते, जो खराब खून निकाला तो कोई पेशेंट पैसे देगा नहीं, और खराब खून निकाल के व्यापार हो गया तो उल्टा तकलीफ होता है। और वो फिर अपना जो रिपोर्ट आगे जाके फिजिशियन को भी लेके दिखाता है, इन्होंने खून चेक किया था देखा रिपोर्ट उसका, तो उसको भी रिपोर्ट चेक करने का अपना रिपोर्ट फिजिशियन को भी दिखता होगा, तो प्रधान प्रतिष्ठ रखते जो है। तो इसलिए मंत्र ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। तीसरा, रक्तमोक्षण करते वक्त हमको जो आदत है पेशेंट का मन डायवर्ट करने का, रक्तमोक्षण करते वक्त मतलब पूरा पेशेंट का हाथ जोर से ब्लड प्रेशर का मशीन लगाया है, नीडल उसके सामने आंखों के सामने जोर से निकाली है, फिर वो नीडल निकाल के किडनी ट्रे में बाकी उसका पार्ट दूसरा पार्ट रखा है, फिर जोर से हाथ को फिर दबाया और फिर बोलेगा अभी तेरे को नीडल लगेंगे चुभेंगे, ऐसा बोल दिया तो उसका पूरा लक्ष्य वो नीडल की तरफ जाता है। और फिर वो पेशेंट ज्यादा कॉशियस होके थोड़ा सा दर्द होने की वजह उससे 4 गुना ज्यादा दर्द होता है। उसको बातें करते रहो, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, बातें करते करते इजीली नीडल अंदर डाल दो, माइंड डायवर्ट करके नीडल डाल दो तो उसको समझता भी नहीं कभी नीडल डाल दो। ये मंत्र है। और यंत्र है में नीडल, बाकी तुम चीजें जैसा हमने बताया कि तुम घोड़ा तेल का इस्तेमाल करो बस्ती के लिए, टेपाला काढ़ा लो, लेकिन रक्त मोक्षण की नीडल में कोई कंजूसी नहीं करो, और स्टैंडर्ड कंपनी की नीडल लेना है, ज्यादा खर्चा है तो भी चलेगा। स्कालपेन होगी तो स्कालपेन 18 नंबर की, 18 नंबर की नीडल। वो यंत्र उसका जो एज है वो एकदम प्रॉपर चाहिए, और जितना अच्छा होगा उतना तुम्हारा रक्त मोक्षण प्रॉपर होगा। और उसकी कला बार बार रक्त मोक्षण हम करते रहना है, अलग अलग स्थानों से करते रहना है। जितना नजदीक से हम रक्त मोक्षण करेंगे उतना रक्त कम निकालने से भी हमको फायदा मिल जाता है, इसलिए वो कला भी आपको अवगत होगी। इसलिए शिलावेद आपको सीखना है तो उसका तंत्र, मंत्र, यंत्र और कला, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, और उसके लिए उसकी प्रैक्टिस है, उसका काम मुझे लगता है अच्छा तरह करवाएंगे। तो ये 5 कर्म जो व्यवहार में आप कर सकते हो, उसके तरफ मैंने आपका लक्ष्य देखने की कोशिश की। अभी दूसरा जो पार्ट है उसके तरफ हम तुरंत चले जाएंगे, पंचकर्म के व्यापक। अभी एक एक व्यापक की तरफ उल्टी दिशा से हम व्यापक की तरफ आएंगे। अभी रक्त मोक्षण के व्यापक की तरफ समझेंगे। रक्त मोक्षण में व्यापक क्या होता है, तो रक्त मोक्षण करते वक्त रुग्ण का जो बल है, मनोबल है, वो कितना है वो देख के आपको रक्त मोक्षण करना है। इसलिए रक्त मोक्षण करने का मैंने अभी जैसा बता दिया कि आपको खून जांच करना है ऐसा बताया, तो खून जांच करने के लिए इजी हो जाता है, उसका टेंशन बहुत सारी बड़ी मात्रा। पेशेंट को कभी भी रक्त दिखाओ मत। रक्त मोक्षण करते वक्त बहुत बार आप रक्त मोक्षण करते हैं, आपके आजू बाजू में एक आधे असिस्टेंट होते रहते हैं, उसके साथ में रूटनकार रहते हुए भी वही खड़ा रहता है। अभी व्यापक की प्रक्रिया में मैं बताता हूँ कि एक रक्त मोक्षण एक बीएमएस की वैद्य थी, उसकी माँ को हम घुटने के पीछे से रक्त मोक्षण करवा रहे थे, साइटिका थी, इसलिए इंद्र बस्ती वर्मा के ऊपर से या नीचे से रक्त मोक्षण करवा रहे थे, और अच्छी तरह नीडल डाल दी, रक्त मोक्षण निकाला। तो रक्त जब किडनी ट्रे में आया वो रक्त देख के वही की वो गिर गई, तो वही की वही गिर गई, तो उसको हमको उठा के उसको हेडले दे के पानी पिला के फिर उसको सब बीपी उसका कंट्रोल करके लक्ष्मी इलाज करके उसको फायदा हुआ। यानी पहला व्यापक क्या करना है, रक्त मोक्षण करते वक्त आजू बाजू में कोई भी गर्दी करना नहीं, ये दिमाग में पक्का रखो। उसको पेशेंट को रक्त दिखाने का है तो डायरेक्ट रिपोर्ट ही दिखाओ, रक्त दिखाने की पैथोलॉजिस्ट का रिपोर्ट रक्त दिखाते रिपोर्ट ही दिखाते आप रिपोर्ट ही। दूसरी बात, ऐसा कोई व्यापक हो गया, ऐसे कोई तकलीफ हुई तो तुरंत पहला कार्यक्रम करना है, नीडल निकाल देना है, गॉज रखना है, तुरंत चिकट पट्टी लगा देना है। पेशेंट को चक्कर आती है, वैसे अगर शॉक में जाता है तो तुरंत हेडलो करो, पानी छिपड़ो, बीपी चेक करो, खुली आया रखो उसको, और तुरंत उसको ब्रेन को ब्लड सप्लाई कैसा कर सके उसके तरफ ध्यान दो। तुरंत उसको लक्ष्मी विलास सीते पला दीजिए, तो वैद्य नारायण प्रभु करके बम्बे में डोंबिवली में सूक्ष्म औषधि कल्पना करने वाले वैद्य, उनसे सूक्ष्म लक्ष्मी विलास हमने बनाया जो सब लिंगल, यानी तुरंत जबान पे उसका एक्शन हो जाता है और रिजल्ट भी आपको तुरंत मिल जाते, तो तुरंत जबान में डाल दिया, थोड़ा पेशेंट ठिकाने पे आ गया। फिर उसको संतर्पण जो जैसे मैंने तर्पण संशोधन का बताया ना, रक्त मोक्षण में सबसे अच्छा काम होता है। खजूर मनो का आमसूल का मटेरियल पास में रखा, 2 मिनट में घोल के पानी पिला दिया, तुरंत काम हो जाता है। नींबू का शरबत पिला दिया, तुरंत उसका बीपी कंट्रोल में आ जाता है और वो वेजिटेबल शॉक में से तुरंत बाहर आता है। तो ये
शिरावेद में या रक्तमोक्षण में प्रक्रिया रहती है। दूसरा जो रक्तमोक्षण का व्यापक होता है वो ज्यादा करके जलौका में व्यापक ज्यादा रहता है। और शिरावेद में भी वेद बार होते हैं लेकिन जलौका में ज्यादा रहते, तो रक्त बंद नहीं होता। रक्त एक बार जलौका निकाल दी, हल्दी डाल के हम तक जाते हैं, तो उसके लिए रक्त स्तंभक बहुत सारी द्रव्य कस्तूरी शास्त्री की किताब में दिया, उसमें से लोद्र नाम की एक वनस्पति जो आपको सबको मालूम है, लोद्र का काम जल्दी वो ग्राही और जब आप नीडल अंदर डालते हैं पेशेंट में, और नीडल अंदर डालने के बाद में जब वो थोड़ा सा हिलता है तब बीपी आप उसकी तरफ ध्यान दो। 110 वाला तुम्हारा जो मर्क्यूरी है वो डायरेक्ट नीचे 60 तक आ गया, तो ऐसा समझना कि इसको शाप आ गया, तुरंत प्रेशर कम करो, नीडल निकाल दो और हेड लो करो और आगे का उसका जो मैनेजमेंट है वो पूरा करो। समझो उस पेशेंट को सिरावेद करने के बाद में भी खून आ रहा है, तो कम से कम उसका ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम आपको मालूम है, तो कम से कम 10 मिनट तो भी चिकट पट्टी लगाने की घाई नहीं करनी। बहुत बार पेशेंट क्या करता है, तुरंत चिकट पट्टी लगाए कि तुरंत उठ के चलना चालू कर देता है, फिर थोड़े अंतर जाके फिर वहां जाके गिरता है। उसके वजह वहां उसको लिटा के रखो चिकट पट्टी लगाने के बाद। जरूरत लगी तो लक्ष्मीला सिक्कोपरारी मार्कशीट या जो भी आपके पास संतर्पण सुनता हुआ साकर वाली कोल्ड चूसने के लिए तो 10-15 मिनट वहां बिठा के रखते रक्त मोक्षण होने के बाद। जरूरत लगी तो थोड़ा पानी मामूली लेके घुट दो, क्योंकि रक्त मोक्षण के बाद में अग्निमांद्य होता है, ध्यान में रखना। इसलिए हम रक्त मोक्षण के पहले मीठा खिलाते, मीठा खिलाने के बाद कोष्ठ शाखा गति शुरू हो जाती, और कोष्ठ शाखा गति की मदद लेके हम रक्त मोक्षण करवाते और अग्रेसर होते दुष्टासन में खराब खून निकालते। एलोपैथी वाले क्या करते हैं, तो चांगला 250 ml खून निकाल देते हैं रक्तदान करने के हिसाब से, और अग्निमांद्य होता है जब चाय बिस्कुट पिला देते हैं और अग्निमांद्य करवा देते, और पेशेंट को मुंह में फिर चिकनाहट सामावस्था निर्माण हो जाती, शाम को रात को भूख नहीं लगती। उस हिसाब से तो एक चीज ध्यान में रखना है कि पानी जो पिलाना है या जो भी चीज चिल्लाए उसको खिलानी है, थोड़ी थोड़ी एक घूट देना है, जिससे अग्निमांद्य रक्त शिरावेद के बाद होना। जलों को अगर खून नहीं बंद हो रहा है तो लोग उसको पैक बैंडेज करके रखो। पैक बैंडेज करते वक्त पेशेंट जलन हो रही है, अंगार हो रही है, सूजन हो रहा है, ऐसा बता रहा है, तो समझना वहां विषाक्तता कहीं ना कहीं जलवा की रह गई या साफ सफाई में कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती गई है। तो ऐसे टाइम उसको वो बैंडेज निकाल डालो और वो खराब खून जितना अच्छी तरह आप दबा के निकाल सकते हो उतना निकाल, तो आगे का कार्यक्रम जलौका का होगा नहीं। निशारी जलौका होंगी तो हरा नीला वो पार्ट पड़ जाता है, उसको घर पे जाकर सुवर्ण कोई भी होगा उसके पास तो सुवर्ण सिद्ध जल पीने को बोलो। दूध में आपके पास जो भी चीज होगी तो दूध के साथ उसको दूध और घी दे दो, तो उसकी बाकी की चीजें जलन कम करने के लिए वह ठंडा लेप शतद होता गुरुत लगा दो। ऐसी चीजें उसको करके वह जलौका का व्यापक हम फिक्स कर सकते हैं। नस्य में मान पीछे लेने का जो तरीका है व्यापक में वो ज्यादा वैसा है, स्पॉन्डिलोसिस है, रेडिकुलोपैथी है या मान की खांदे की या सिर की कोई बीमारी, वहां नष्ट करते वक्त स्नेहन शोधन सीधा अच्छी तरह मान ठिकाने पे लगा के ही स्नेहन शोधन करना है। जब आपको नाक में बूंद डालना है तभी खाने के नीचे तक्की लेना है, मुंडी पीछे करनी है, मुंह खोल के फिर नाक में दवाई डालनी। बहुत बार मुंह बिना खोले नाक में पंचेंद्रिय वर्धन तेल डाल दिया, अणु तेल डाल दिया, तो आप खुद पंचेंद्रिय वर्धन तेल की एक बार टेस्ट जो आपकी जबान पे लेके रखो तो पेशेंट कैसा लेंगे और ध्यान दें। इसलिए नया पेशेंट होगा तो पहले सिर्फ नाक में घी डालो या खबरे का तेल डालो, उसको आदत हो गई कि फिर पंचेंद्रिय अणु तेल या शीरबला तेल जो भी आपको डालना है वो बाद में आप डालेंगे तो पेशेंट सहन करेगा। तो बहुत बार मुंडी पीछे लेने से भी चक्कर आती है, तुरंत पेशेंट को सीधा लिटा देना है, चक्कर कम होगी कि धीरे से उठाना है और मान को फिर घर पे जाके लेप लगा सकता है, नाक पर सिर्फ उंगली से घी तेल लगा देना है, उसको भी चेकर वगैरह चटा दिया तो 5-10 मिनट में वो सेटल हो जाता है। बहुत बार आहार कुछ खाया पेशेंट ने बताया नहीं और आपने 2 गुण के बजाय 4 गुण 6 गुण 8 गुण प्रतिमर्श नस्य वाला नस्य गलती से चाय पी है और उसके बाद में तुरंत नाक में डाल दिया तो उसको गले में आ जाता है, गले में स्नेह आया तो तुरंत रिफ्लेक्स आता है, उसको उल्टी हो जाती है। यह व्यापार उसमें नस्य में होता है, तो उसको होने दो उल्टी, कोई डरना नहीं, उसको गार्गल्स करने को पानी दो, बढ़िया जी मचल रहता है पानी पिला के
बचे कुछ दोषों को निकाल दो, उसका वमन हो गया तो उस दिन उसका एक दिन का संशोधन कम करवा, तो उस नस्य का व्यापार उसका निकल जाता है। प्रदमन नस्य करने के बाद में झनका जोरदार आता है सिर में, ज्यादा करके वनमार वाले पेशेंट को बहुत अच्छा काम में आता है, अपस्मार वाले पेशेंट को बच्चा इसका कुष्ठकोणियन का प्रदमन बहुत अच्छा काम कर जाता है, शिरोगोरा वाले पेशेंट को काम में आता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी काम में आता है, हिपोटिक कोमा वाले पेशेंट को भी काम में आता है। तो वो पेशेंट देखते आप अवस्था देखते हैं उसके तरफ उसका व्यापक क्या होता है, तो दो चीजें होती है। जोर से हम जब प्रदमन द्रव्य अंदर फूंक करते हैं तो पहला नाक में जलन होती है और दूसरा नुकसान होता है उससे गले में वो आ जाता है मटरे। इसलिए प्रदमन होने के बाद पुनः उसको गार्गल्स करने को बोले, और गार्गल्स करने के बावजूद उसका नाक का तकलीफ और गले की तकलीफ कम होती है, नाक को कोबरे का तेल या गावरने भी लगा के तो जो भी चूर्ण है उसको निकालने की कोशिश करें। गुनगुने पानी से पहले धो डालो और बाद में फिर शत धो, तो फिर गाय का घी नाक में लगाओ, तो प्रदमन नस्य का जो जलन अंगार और तकलीफ है चक्कर है तो कम हो जाती है। तो चीजें नस्य के बारे में होती है, बहुत सारी है बाकी, लेकिन वो कॉमन नहीं है, इसलिए कॉमन ये दो चीजें नस्य के में हो जाती है। नस्य होने के बाद में भी पेशेंट को हम नाक में घी या तेल डालते हैं, उठा के बिठाते हैं, तो बिठाने के बाद में भी 3 या 5 मिनट उसे वही पोजिशन में बिठा कर गृहस्थी से नस्य होने के बाद उठ के बैठ गया, तुरंत चलने की कोशिश की तो भी पेशेंट मुंह के बल पर गिरता है, बहुत बार बांध में आता है। तो इसलिए कान में कोई गड़बड़ हो गई, नाक में दवाई डालते वक्त, या कान में कोई भी हलचल हो गई, या पीछे वाले छोटा बिंदु जो है वहां तक थोड़ा बहुत झनका आ गया, तो उठने के बाद तुरंत चलने लगा तो पेशेंट गिरने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए वो नाक में दवाई डालने के बाद 5 मिनट वही बिठा दो और उसके बाद में उसको आगे का कार्यक्रम उसको करवा दो। दस्ती ज्यादा ध्यान देंगे, दस्ती का व्यापक कौन से हो सकते हैं, तो दस्ती के एक एक प्रकार की तरफ ध्यान देना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अस्थापन दस्ती या निर्वय दस्ती को देते वक्त आपको दस्ती का स्नेह अंदर जाना चाहिए, उसके बाद में फिर दस्ती का बाकी जो काढ़ा है वो बाद में जाना चाहिए, तो पेट में दर्द नजर आता है। एक माक्षिकम लवण स्नेह कलकम पाते इतनी क्रमत इस द्रव्य से, और अभी केरला में जो प्लास्टिक की बस्ती पुटक भी मिलता है, बस्ती नेत्र भी मिलता है, आपको सबको मालूम होगा, बहुत लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक बस्ती व्यापक की अभी एक एक पेशेंट की अपन प्रक्रिया की तरफ ध्यान देंगे। तो उस पेशेंट का बस्ती देते वक्त जो पेशेंट उसको तो तकलीफ हुई, उसको बस्ती नेत्र डालने के बस्ती पुटक में बस्ती का द्रव्य भरा, बस्ती नेत्र को बांधा और बस्ती नेत्र गुर्दे में प्रविष्ट किया, सब निर्वात करके, और जोर से बस्ती का जो पुटक है वो दबाया और बस्ती द्रव्य पूरा बस्ती नेत्र से पक्वाशय में चला गया। उतने में बस्ती देते वक्त जो पेशेंट था उसका हाथ कमर के ऊपर था, तो धीरे से बिल्ला करके गिर गया नीचे, यानी वो बस्ती का जो गति है, बस्ती देते वक्त जो अपान हुई की गति वो प्रतिलोम हो गई और पेशेंट बेशुद्ध हो गया। फिर उसको भागा दौड़ी हो गई सब पूरी उस पेशेंट की। फिर उसको तुरंत कैथेटर डाल के जितना बस्ती द्रव्य अंदर डाला था, तो कैथेटर डालने के बाद तुरंत बस्ती द्रव्य बाहर आने लगा, जब तक उसको थोड़ा सा हेडो करके मुंह पे पानी बिनी डाल के उसको थोड़ा सा शुद्धि पे लाने के बाद में उसका निकाल दिया। इसलिए मैंने ये जो हमने बताया सस्नेह निरोध, इसमें वात निकाल देना है, बस्ती पुटक डालते वक्त ध्यान में रखना है कि पेट चेक करना है कंपल्सरी, पेट हल्का है कि नहीं। तीसरा, बस्ती नेत्र डालते हुए व्यापक बहुत बार होता है, वो दोष हम कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैथेटर डालने का जो तरीका है उसके तरफ पेशेंट पहली बार बस्ती ले रहा है, लज्जा कर रहा है, और आप उस टाइम बस्ती के द्रव्यों को कैथेटर को तेल भी हम सिर्फ डाल रहे थे। कैथेटर डालते वक्त पेशेंट को बोलना है नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है, नाक से सांस लेना और मुंह से सांस छोड़ता है, तब बस्ती का जो संडास का जो स्पिंटर है गुदे का, वो गुदे मर्म है, शब्द प्राण है, उस मर्म स्पिंटर ओपन होता है, उससे अलग कैथेटर पुश करके एक जितना जाएगा, एक आधा इंच, 1-1.5 अंगुली 2 अंगुली उतना दे, जितना एक बार में जाएगा उतना दे के 2 सेकंड या आधा मिनट रुकना। एक पेशेंट को बस्ती दिया, बस्ती ने उसका बस्ती सन्निरुद्ध गुदे जैसा गुदे का स्पिंटर था, और उसको बलजबरी बस्ती नेत्र डालने की या कैथेटर डालने की कोशिश की,
उसमें उसको एकदम दर दर पसीना आने लगा, जी घबराने लगा, कैथेटर निकाल के बाहर निकला वो रूम से, और जी घबराने लगा, बीपी पड़ गया, वो डर के मारे बाकी सब चीजें हुई। लेकिन क्या हुआ, तो वो गुदोमर्म है वहाँ, एक तो थोड़ा सा कैथेटर से पहले तेल लगाओ, और कैथेटर डालते हुए ध्यान में रखना है कि धीरे से कैथेटर अंदर जाने दो, गैसेस निकलने दो, फिर पॉट उठाओ और फिर तेल को अंदर जाने दो, फिर तीसरा, बस्ती कौन देता है, तो बेददार परिचारक देते हैं, और फिर परिचारक आगे आप पूरे नींद अखियों खतरे जान पूरे सीख जाते, फिर वो पेशेंट को बोलते अभी तुम इधर मत आना, मैं घर पे आके आपको बस्ती दे दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, वो इधर 400 रुपये मैं तेरे को 200 रुपये मिलेगा। यहाँ नगर पालिका में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तो एक परिचारक ने पेशेंट को घर पे जाके बस्ती दे दिया, बस्ती का कैथेटर अंदर जा नहीं रहा था, 3 दिन से संडास नहीं, पूरे खड़े खड़े निकल बचे हुए, और उसने तो भी उसको तेल डाला, कैथेटर से काढ़ा डाला, और जितना गया उतना बस्ती दे दिया, कैथेटर निकाल लिया, पेशेंट को बोला संडास को बैठो, बस्ती करके कोई बाहर में आ रहा था। फिर कंपाउंडर को आदत थी, वो बोला कि अभी मेरे को काम है, ऐसा करो थोड़ी देर बाद बाबा को बस संडास हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। वो निकल गया, वो निकलने के बाद में उस पेशेंट का पेट फूलने लगा, जी घबरने लगा, अस्वस्थपना आने लगा, फिर उनकी भागादौड़ी हुई। मेरा जहाँ ओपीडी थी उसके बाजू में उनका मिठाई का दुकान था, वही घर था, तो वहां से वो बुलाने आया कि ऐसा ऐसा हुआ, और मुझे उसका मालूम, कंपाउंडर का नाम मालूम था, इसलिए उसने आया था राजा को संडास दे, और अभी जी भर रहा है, पेट फूल रहा है, पसीना आ रहा है, अभी क्या कुछ चलो। मैंने देखने गया वहाँ, उसको देख के फिर बताया, तो उन्होंने सर तब तक जाते जाते माहिती मिल गई थी क्या हुआ था, तो अभी अपने को क्या करना है, व्यापार इसका पेट फूल गया, जी घबर रहा है, तो जहाँ से गया वहां से निकलना जरूरी है। लेकिन वो अभी कैथेटर डालने की नौबत थी, और वहाँ दवाखाने में मैं वहां देखने गया, तो वहां से कैरी बैग मंगवाई, उसमें क्या हाथ में कैरी बैग डाली और पीआर किया, और पीआर करके घोड़े को लगाया कैरी बैग को, उंगली को कैरी बैग डाल के, और उंगली डाल के 1-2 खड़े जोर से उंगली से निकाल लिए पीआर करके। 2 खड़े निकलने के बाद में फटाफट बस्ती तो बाहर आने लगा, पेट फूलना कम हो गया, जी घबराना कम हो गया, पसीना कम हो गया, फिर और 2 खड़े निकल गए, पानी फोर्सफुली निकलने के बाद में फिर उनको संडास को बिठाया, फिर थोड़ी बहुत मल प्रवृत्ति हुई, और बाबा का जी घबराना कम हो गया, फिर उसका बीपी चेक किया, और भी बाकी सब चीजें बताई। तो ये व्यापक इस तरीके से बस्ती के बहुत व्यापक है, बस्ती दाता व्यापक है, बस्ती नेत्र व्यापक है। अभी नेत्र व्यापक वाले पेशेंट बहुत सारे कम हो गए, अभी नए टेक्निक से आ रहे हैं इसलिए, लेकिन बस्ती दाता व्यापक में ये प्रकार आपको बस्ती में निर्भय बस्ती में देखने को मिलता है। तीसरा निर्भय बस्ती का व्यापक जो कॉमन होता है वो म्हणजे तीक्ष्ण बस्ती और मृदु बस्ती। तो वजन कम करने के लिए बहुत बार तीक्ष्ण बस्ती दिया जाता है, या जहाँ सामावस्था है वैतरण बस्ती जैसे बस्ती दी जाती है। एक पेशेंट को वैसे ही वजन कम करने के लिए गोमूत्र डाल के बस्ती की प्रक्रिया चालू कर दी। एक बस्ती हुआ बहुत अच्छा लगा, दूसरा बस्ती हुआ अच्छा लगा, तीसरा बस्ती हुआ अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो पेशेंट भी तैयार होता है ना सब करने के लिए, तो उसके लिए पहले सामावस्था तक अच्छा लगा, मन निकल गया तब तक अच्छा लगा, वात का अनुलोमन हो गया तब तक अच्छा लगा, वजन हल्का लग रहा था, उद्वर्तन बाकी चीजें पचाने से वजन भी कम होने जैसा लग रहा था, सब फायदा हो रहा था। फिर तीसरी बार बस्ती दिया तो पेट में थोड़ी तकलीफ हुई और पेट में दर्द हुआ, तो उसके तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया, तेल की मात्रा शायद नीरवा में कम थी। चौथा बस्ती दे दिया और पेशेंट बस्ती को गया, तो बस्ती में जो गोमूत्र वाला था वो सब बाहर निकल गया, और बस्ती के साथ में मूत्र प्रवृत्ति भी, बस्ती होने के बाद में मूत्र प्रवृत्ति भी, उसको बड़ी मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति हो गई, और पेट में रुक्षता, गुदे प्रदेश में थोड़ा सा शूल, मूत्र प्रदेश में शूल, ये लक्षण पेशेंट का था। पर बस्ती होने के बाद में वो पेशेंट उस घर पे वो बस्ती का कार्यक्रम पूरा चालू था, और पेशेंट नहा धो के फिर नाश्ता विश्ता करके आया, पानी पिया, और 3 घंटे बाद जब उसको पेशाब का सेंसेशन हुआ, पेशाब लगी है जब लगा, तब उसको पेशाब वही की वही हो गई।
उसको लगा कुछ कारण से हुआ होगा। फिर दोपहर को कपड़े उपड़े पहने सब चेंज करके फिर दोपहर को वापस खाना पीना खाया, बड़ी पर हालचाल की, बूंद 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 पेशाब चालू हो गई। फिर शाम को और पेशाब लगी तो पेशाब रुकने का नाम ही नहीं लेती, पूरी पेशाब निकल रही। फिर डर गए, डरता है तो पहले कहा जाता है उस विषय के तज्ञ के पास जाता है। तो यूरिन वाले जो तज्ञ थे, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोसर्जन, उनके पास गए, उनको सब दिखाया। अभी कोई भी चीज सिर्फ सुन के थोड़ी वो करते हैं, वो पहले उन्होंने सोनोग्राफी निकाली, यूरिन टेस्ट किया, जो भी बच्ची को उनको जो मिली तब यहाँ एक दिन उसका उस रात को चली गई। दूसरे दिन सवेरे उठे वैसे ही पेशाब कर का कंट्रोल छूट गया है। ये लक्षण लेके वहां से पूछना आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, हम वजन कम करने के लिए कार्यक्रम कर रहे थे और तकलीफ अभी पेशाब में कंट्रोल है, क्या करना है? तो पूरा डिटेल वापिस व्याधि इतिहास अपने को हेतु ढूंढना है, निदान परिवर्जन करना है। तो समझ में आ गया कि ये वायु धातु क्षय प्रकोप मार्गस्थ आवरण, ये धातु क्षय वात प्रकोप। फिर निराम अवस्था है, धातु क्षय वात अवस्था है। तो वात के लिए ट्रीटमेंट क्या? तेल। और वात स्थान के लिए ट्रीटमेंट क्या? बस्ती। यानी वात तेल का बस्ती देने से ही वात शमन होगा। कोई मूत्र ग्रोथ नियंत्रण में आएंगे नहीं तो आएंगे नहीं। जब तक मैंने उनको पीछू रखने को बड़ा शतत हो तो पीछू रखो और बस्ती आपको देना। बस्ती का नाम निकाला तो नहीं, बस्ती अभी नाम ही लेना नहीं बस्ती का, मतलब आपको बस्ती बगैर वो अच्छे होगा नहीं। आप सवेरे से लेके कल से लेके आप घूम रही है, आपको कोई फायदा हुआ नहीं। आप तेल का बस्ती बगैर आपका काम होगा नहीं। तो ना हाँ करते करते फिर उन्होंने सुना 200 ml तेल का, सादे तेल का अंदर थोड़ा सा नमक डाल के बस्ती दे दिया। और वो बस्ती उनको कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे, उसको बस्ती देते ही उनको रात का जागरण बिगड़न का, नींद आ गई, सो गई 2.5-3 घंटे। जब तक सोती रही तब तक पेशाब हुई। 2-3 घंटे बाद जब उठी तब उसको संडास का ख्याल आया, फिर संडास गई और संडास के साथ, संडास में मल प्रवृत्ति के साथ थोड़ा सा बाकी सब पेशाब तेल निकल गया। और तेल निकलने के बाद में मल प्रवृत्ति और तेल बंद होने के बाद में पेशाब का ख्याल आया। फिर उसको पेशाब अच्छी तरह, जो 2.5-3 घंटे की पड़ी हुई थी, जन्म हुई थी, वो पेशाब अलग से हुई और अलग से कंट्रोल में हुई। फिर भी उनका डर था, इसलिए फिर दोपहर को खाना खाया। फिर 4 बजे वापस पेशाब का सेंसेशन आया। उसको जल्दबाजी की इच्छा हुई लेकिन कोई उसको सेंसेशन हुआ। फिर पेशाब बाथरूम तक गई, वहां पेशाब जाके बैठी, फिर पेशाब हुई, यानी वहां संप्राप्ति भंग उसका बात हुआ था। फिर दोपहर को पेशाब साफ हुई। फिर शाम को उसने माना कि हाँ, बस्ती की वही बस्ती का वात प्रकोप था, हमारा निदान पक्का था, वात शमन करवा दिया तो बस्ती की प्रक्रिया उसकी कम हो गई। बस्ती में देते वक्त बस्ती देने की जो प्रक्रिया है, बहुत बार क्या होता है 30 बस्ती देना है, 25 बस्ती देना है, लेकिन वो बस्ती की मात्रा जो है, प्रासूति जो प्रकार जो रहता है वो कम रहता है। एक पेशेंट 30 बस्ती लेके हमारे पास आया, प्रवाहिका वाला पेशेंट था, और उसने प्रवाहिका के लिए वैद्यराज से 30 बस्ती लिए थे और उसके लिए हर बस्ती के गुणिले करके हजारों रुपए देके आए थे। जब उसकी पूरी हिस्ट्री ली और अभी वो जीर्ण अवस्था में आ गया था, थोड़ा थोड़ा खून भी जा रहा था वो प्रवाहिका के साथ, तो सरक्त प्रवाहिका की अवस्था भी आने लगी थी उसको। तो हमने उसको ऊपर से पहले तो सब समझाया कि ऐसा ऐसा है और तुमको बस्ती की जरूरत है, लेकिन वो समझ में रहा था। और मैंने भी उसको कुछ फोर्स नहीं किया क्योंकि उसका वो बस्ती के लिए इतना इरिटेट था कि मारो को जरूर, ऐसा उसका प्रकार था। उसके लिए उसको पहले ऊपर से शतावरी, मोचरस, इच्छा ऐसा सिद्ध ग्रुप बना के ग्रुप अपन काल में चालू कर दिया। फिर उसको अच्छी तरह और ग्रुप लेने के बाद में भी थोड़ा सा इरिटेशन उसका कम हुआ, और इरिटेशन कम होने के बाद में वो फिर दूसरे दिन वो तैयार हो गए कि बस्ती लेने के लिए हम तैयार। फिर उसको कूड़ा, बिलवे, मुस्ता, सिद्ध तेल बना के उस तेल का फिर हमने वैसा ही मात्रा कहाँ गलती होती है। हमने उसको पूछा था कि 30 बस्ती तुमने लिए तो कैसे बस्ती लिए? तो 30 ml का अनुवासन बस्ती लेता था और 200 ml का सस्मेन बस्ती, आस्थापन बस्ती लेता। ऐसा पेशेंट कब सुधरेगा? हमने उसको 250 ग्राम, उससे भी ज्यादा 300 ml, यानी 50 ml की श्रेणी होती है। क्या तो विवाह नहीं होगा तो आगे जाके करने देना कि नहीं करने देना बस्ती, उसकी भी गारंटी नहीं थी।
उसके सिद्धे तेल हमने उसके पकवाशे में डाल दिया। वहां वावड़ हमको याद आया, पकवाशे से तेले बिंबिशी न अवतिष्ठति। पकवाशे पूरा तेल से भरने से बिंबिशी ने करोड़ता वहां रह नहीं सकती, इसकी गारंटी दिया है। अभी आप देखो प्रैक्टिस में अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले गौरवनी वाले कितने पेशेंट आपके पास आते हैं। ये सब के लिए ये ऐसे मात्रा आपको एडजस्ट होनी चाहिए। तो पूरा बस्ती उसको दिया, कम से कम 4-6 घंटे उसका बस्ती पेट में रहा। आहार विहार में बदलाव करवाया, दिनचर्या बताई, बाकी शेष दोषों को शमन किया और फिर आगे भी बस्ती की प्रक्रिया उसने सुनी। लेकिन एक ही बस्ती में जो बस्ती की सिर्फ पकवाशे से तेल से भराया बस्ती होने की वजह से उसको जो उसके बाद में जो प्रवृत्ति हुई उसका वो आवरण नहीं था। और उस दिन से आज तारीख तक कम से कम उस एक अनुवासन बस्ती से मैं जो बार बार बोल रहा हूँ पेशेंट से पेशेंट होती रही, तो उसके पूरे घर में 12 लोग हैं, 12 लोगों की फैमिली है। 12 लोगों को फैमिली में अंदाजे 4 लोगों की शादी हुई है, 4 लोगों के ससुराल वाले मायके वाले ऐसे सब मिला के मेरे पास 2,500 पेशेंट ठीक है अनुवासन बस्ती की वजह से आज की तारीख है 25 साल। तो देखो इतना है बस्ती का कार्यक्रम। इसलिए हम बोलते हैं बस्ती गया, बस्ती लेना है, बस्ती देना। आपको वैद्य में भी बस्ती लेना है, क्योंकि जब वैद्य खुद बस्ती लेगा तो ये सुधरेगा, फिर बाकी इधर उधर गड़बड़ करता नहीं। तो बस्ती जीवन का विषय है, यानी जीने के लिए बस्ती की जरूरत कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें अनुवासन बस्ती के लिए ध्यान में बहुत सारे अनुभव है। लेकिन व्यापक के लिए ये ध्यान में रखना की मात्रा उसकी बस्ती का आपको ध्यान में लानी है। तीसरा जो प्रकार है बस्ती का वो उत्तर बस्ती या मूत्राशय स्ट्रक्चर एरिथ्रायल को जो आप उत्तर बस्ती डालते हो तो वो भी वाजोवल शॉक में जा सकता है। इसलिए क्या कहते हैं जितना स्ट्रक्चर के एरिया में जाएगा उतना बस्ती का प्रयोग आप कीजिए और बाद में फिर उसको कैथेटर जितना जाएगा धीरे धीरे कैथेटर पुश करके फिर अंदर उसको शत देते हुए तेल का उत्तर बस्ती दिया तो उत्तर बस्ती की भी तकलीफ कम होती है। उत्तर बस्ती देने के बाद विशेषतः गर्भाशयगत बस्ती देने के पहले पकवाशे 7 इतनी पेट होना और ग्रस्थान और गर्भाशयगत बस्ती दे दिया उत्तर बस्ती तो उसके बाद में भी थोड़ा भी पेशेंट बोल रहा है पेट दुख रहा है तकलीफ हो रही है तो ग्रस्थान है पकवाशे में छोटा सा मात्रा बस्ती दे दिया तो उत्तर बस्ती के व्याख्या कर सकते हैं। थोड़ा अपने को पास वक्त कम है इसलिए अपन विरोचन के पास जाएंगे बस्ती के अलावा। बाकी शिल्पा की बस्ती, ग्रहण बस्ती, सिद्ध बस्ती इसके भी प्रकार है लेकिन उसके बाद में तो व्यवहार में इतनी व्यापक नहीं दे। विरोचन में अतिसार वाला जो विरोचन कसान के विरोचन हो गया तो गुदे पाक ये लक्षण वाले पेशेंट आपके पास जाते हैं तो मधुर और आम्ल रसात्मक द्रव्य की जैसे चुक्र तेल का बस्ती दे दिया, चुक्र तेल का खिचू रख दिया तो विरोचन का जो व्यापक है वो कम हो जाता है। विरोचन का आयोग हुआ तो सस्ती में वस्तु देते विरोचन द्रव्य बाहर निकाल के तो क्या गलती हुई घंटे या फिर विरोचन दे सकते हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो अपने पास टाइम बचा है उसको वमन के लिए वमन के व्यापक के परिवर्तन ध्यान देंगे। तो वमन का व्यापक कहाँ से होता है तो पहला जो वमन का व्यापक शुरू होता है स्नेहपान से होता है। जब वमन के जो स्नेहपान हम वमन में करवाते हैं तो वर्धमान मात्रा में स्नेहपान करते वक्त रोज पेशेंट को शाम को आपको दिलाना है आज सवेरे स्नेह लिया कितना फायदा हुआ हजम हुआ कि स्नेह जुड़ने का लक्षण लेके वमन का व्यापक में पेशेंट आता है तो आजीर्ण हुआ तो वही वमन स्नेहपान रोकना है, गर्म पानी खिलाना है, जीरा देना है। जीरा घी का पाचक है, घी जीरे की फोड़नी देते हैं और तेल का मोहरी की यानी सरसों की फोड़नी तेल को देते हैं तो घी का जीरा पाचक इसलिए जीरा है उसको खिलाना है और स्नेह पूरा जीर्ण हो रहा है तो ही उसको आगे का स्नेहपान करवाना है या स्नेह की मात्रा कम करवाना है। बहुत बार स्नेहपान करते ज्वर भी आ सकता है सामावस्था आपकी बेटी में तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। ज्वर की चिकित्सा करना है, स्नेह पूरे कंट्रोल में आ गया, ज्वर निकल गया, आदमी बढ़ गया तो वापस स्नेहपान करवाना है। वमन का व्यापक में सबसे ज्यादा व्यापक जो होता है वो वमन द्रव्य व्यापक होता है। वमन की मात्रा वमन द्रव्य की मात्रा कितनी है लेकिन उसके अलावा वमन के व्यापक में हमको वमन के स्नेह स्वेदन से लेकर पूरी प्रक्रिया में करना। एक स्वेदन का व्यापक मैंने पहले ही बता दिया, ज्यादा स्वेदन हुआ तो दोषों की गति मिथ्या हो जाती है, नीचे से दोष निकल जाते हैं, कपित्त कफ संडास पतली हो जाती और द्रव्यमान प्रवृत्ति होने के बाद हम वजन करवा नहीं सकते तो इसे वमन की स्वेदन की अवस्था में व्यापक हो सकता है। वमन का विधि उसमें विश्राम काल जो वमन का उस टाइम आपको ध्यान देना है। विश्राम काल में
जो दही चावल हम देते, दही का भी वर्णन नहीं है वहाँ। मासे, उड़द की दाल, ये उत्क्लेशकारक दिया है, कफ उत्क्लेशकारक, लेकिन दही देना है तो दोपहर के खाने से देना, शाम के खाने से देना। गलती से विश्राम करने शाम को वमन उत्क्लेशकारक दे दिया तो तकलीफ हो सकती है। दूसरा जो है तो वमन देने का टाइमिंग, जिस दिन वमन आपको देना है उस दिन आपको पेशेंट देता है मेरे को पेट खा देना, गलती से पेट साथ में है तो फिर तकलीफ हो सकती है, मिठे हो सकता है, अतलीय हो सकता है संडा साथ में। तो ऐसे पेशेंट को हम यहाँ सोचते हैं मेरे वस्तु थोड़ा सा दे देते हैं, उससे कोई बात खुद के स्थान में प्रकोपित होता है, खुद के स्थान से आंदोलन हो जाता है और फिर वमन की तैयारी करते। छोटा सा नश्य करवा देना, वमन करते हुए नाक में से जब नाक खुला रहेगा उतनी देर अच्छा थे, इसलिए वमन के दिन नश्य और एक सस में निरोधस्थी छोटा सा आर्धा का बात का आनंद होगा। इसको इतना भी दिया कि वमन की व्याख्या कर सकते। वमन तो पहले हम पेड़ा या शिरा खिलाने को देते हैं, तो शिरा क्या करता है वो खिला दिया आपने तो वमन के 1 घंटे पहले पेड़ा दे दी तो आमाशय से वो पेड़ा 1 घंटे में ग्रहण में भी चली जाती, कैलोरी हो जाता और फिर आमाशय भांडे जैसा हो जाता है। वामक आकंठ काम करने के लिए वो शिरा काम में आता है तो नीचे से निकल नहीं जाता। नीचे से कब निकलता है, पित्त प्रकृति वाला आदमी को आप दूध का आकंठ काम करवाएंगे तो दूध से विरोजन हो सकता है, इसलिए दूध में आधा दूध आधा पानी करो या शक्कर डाल लो और दूध पतला करो तो उससे भी फायदा दूध में ज्यादा आता है। पित्त वाले को दूध का वर्णन नहीं किया तो ज्यादा अच्छा। फिर दूसरा कौन सा है अखंड काम के लिए, तो गन्ने का रस। गन्ने का रस का भी व्याख्या देता है। गन्ने का रस निकालने के बाद 15 या 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट उसके अंदर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम पेशेंट को बोलेंगे तू घर से गन्ने का रस लेके आ, फिर इधर उसकी तैयारी करेंगे, तब तक 1.5-2 घंटे हो गए तो गन्ने का रस आधे घंटे बाद खराब होना चालू हो जाता है। 1.5 घंटे में 1 घंटे में 100% खराब हो जाता है। और बिना नजम फल दिए गन्ने के रस से भी उल्टी और खिलाफ दोनों भी हो सकते हैं और उतने खतरनाक रहते हैं कि उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गन्ने का रस देना है तो ताजा देना है, तुरंत नहीं लेके देना है, उसको बर्फ नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, इसके तरफ ध्यान देना है। इसलिए बालकों के लिए गन्ने का रस देने को बोला है, चूड़ेल के लिए दूध देने को बोला है। मांस रस का वर्णन आया है, मैंने जो लघु यमन का मैंने प्रयोग बताया वहाँ मांस रस, खीर, इसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं, इसलिए अपन का मांस रस खीर पिला दिया तो 100% अच्छा होता है। और मध्य से लेके वमन मैंने 2 बार जिंदगी में मध्य से लेके वमन करवाया। एक बार जब मेरे को कुछ समझता नहीं तब किया था, मैंने सेकंड ईयर में हो जाता था तब, और एक बार प्रैक्टिस को 10 साल होने के बाद एक डॉक्टर था तो जो मैंने कॉलेज में किया था वो तो नहीं अखिल खतरेजान जैसे था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जिस दोनों को मैंने वमन दिया था उनको पेट भर के खाना खिला के, हॉस्टल का गैदरिंग का कार्यक्रम हुआ था, उस टाइम पेट भर के खिला के फिर उनको वमन करवाया था। मेरे भगवंतरी की दया से मुझे उस टाइम उनको कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक को ऐसी जिंदगी में चली गई और एक को सर्दी का ज्यादा तकलीफ तो उसकी चली गई। लेकिन जीत की प्रक्रिया है कि जो मध्य के वमन की प्रक्रिया है उसको मन से तो अल्कोहल छोड़ना है, लेकिन उसको अल्कोहल छूट नहीं पाता था, सत्य अल्प था या कोई थोड़ा बहुत अच्छा आ करके वापस उसी लाइन पे चल जाता। तो ऐसे वो तकलीफ क्या थी, जब शनिवार और जनरल प्रैक्टिशनर क्या होते, दिन काम बहुत बड़ी मात्रा में करते, शनिवार रात को फिर कहीं ना कहीं मेवाड़ के साथ पार्टी करते, रविवार को पूरा आराम ही रहता है। ऐसे उसने शनिवार रात को आज मुझे ऐसे तो हमेशा मेरे पास एसिडिटी की कोई ना कोई दवा देने के लिए आता, कभी शंकर को ले, कभी पुदीना ले, कभी कुछ काम ले, ऐसा कुछ ना कुछ, कोई छाती में जलन तो फंसता था, सिर जारी हो जाता था और दूसरे दिन। इसलिए शनिवार को आज मुझे खरीद दवाई दे, मैंने बोला आज तेरे को नई दवाई का नहीं होते था, एक छोटी सी मदन खिड़की को भी बनाती थी और उसको बोला कि सब तेरा कार्यक्रम हो गया, घर पे आया, ये पूरी पानी में घोल के पी जाने का, रात को सोते वक्त पानी में घोल के पूरी पिया तो सभी लोग कभी तेरे को सीवर नहीं होगा, बाकी तकलीफ नहीं होगी। एक आधे उल्टी हो तो डरना है, उल्टी को हो तो मुझे फोन करो। तो फिर उसने वैसा ही किया, सब उसका कार्यक्रम अच्छी तरह किया, एक अच्छी तरह मदन करके पूरी पानी में घोल के रात को 12 बजे पी गया। भाई 3 बजे मुझे फोन आया कि दो बार उल्टी हो गई, 3 बार उल्टी हो गई। तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है, सब जो खाया था वो निकल गया, लेकिन फिर आ गया, मुझे कर लगा, फिर गया मुझे थोड़े देर बाकी तो इसलिए गुनगुना पानी लेन देन तो पूरा उल्टी बाकी करवा लिया और फिर 3 दिन का सोचने का दिक्कत दिया। तो उस दिन से आज की तारीख तक उसमें कभी
अल्कोहल का हाथ में लगाया, ये वोमन की बच्चे से भी वोमन हो सकता है, औरतों के लिए देने को बोला है क्योंकि यहाँ सोचो रोज ज्यादा रहता है इसका, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने व्यापक नहीं लिखा, अनुभव के हिसाब से श्वास कम का भी व्यापक जोरदार हो सकता है, ये ध्यान में रखना। पश्चात करने में धूम्रपान का व्यापक होगा, आर्थिक के दर्शन वोमन है, यह है गले में जलन है, वहाँ धूम्रपान कभी करना नहीं, वहां से भी पेशेंट को थोड़ी इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वोमन की पूरी बीमारी मेहनत पानी में चली जाती है। या ज्यादा कफ खांसी है या ज्यादा तकलीफ है, उसी टाइम धूम्रपान के बाद तुरंत गंडिश करने को बोला, ज्येष्ठ में काले से या सादे पानी से गरारे करने को बोलना है, धूम्रपान की तकलीफ उसकी होती है, चक्कर आके भी गिर सकता है। तो ठीक है, मैं फालतू में 45 मिनट के बाद धूम्रपान देना, ये दिमाग में रखूंगा, धूम्रपान गले में, कान में, नाक में बचे कुचे कफ दोष होंगे, उर्दू जत्रुवत में उसको निकालने के लिए धूम्रपान है, वहाँ होंगे तो उसमें धूम्रपान दो, व्यसनी पे धूम्रपान दो, उससे साइड इफेक्ट कितना कम होते हैं पश्चात करने के बाद। और संशोधन करने हम तो पेशेंट को लिख के देते हैं, 2 दिन लाया खानी है, 2 दिन पोया खानी है, 2 दिन खिचड़ी खानी है, उसको पता के रखना कि भूख ज्यादा लग रही है तो तू एक एक मात्रा इसके आगे की आगे को बढ़ा देगा। एक पेशेंट को 3 बार लाया, 3 बार अच्छा विमान हुआ, आपकी परेशान 3 बार लाया था, 3 बार पोया था, 3 बार लाया था, 4थी बार पोया था, 5वीं बार गिर के कुछ डॉक्टर गया और डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, सलाइन लगाने पड़ा, बीपी कम हो गया था, तो उसको आदमी जल्दी कर गया था के हिसाब से, तो उसको कहा को फालतू में 3 बार ला दिया, तो आदमी कर रहा है तो आ गया, फिर तैयार हो गया और खिलाने के बाद भूख लग रही है, फिर आ गया, फिर चावल दे दो, चावल खाने के बाद और भूख लग रही है तो आ गया, मन के बाद खिचड़ी, खिचड़ी खाने के बाद भी जल्दी फायदा हो रहा है, आदमी कर रहा है, तो फिर उसको जारी बदल की रोटी, तो वो संशोधन कर तो अपने जजमेंट के हिसाब से करना है। आपको वोमन देते वक्त समझो ऐसा लग रहा है कि इसको थकावट ज्यादा है, इसको जमकर सहन नहीं करेंगे, उसको पहले तर्पण संशोधन कम करो, जैसे मैंने बताया अच्छे तर्पण करो, तर्पण 1 या 2 दिन का, और उसके बाद भी मंडप का कार्यक्रम करवाए तो भी चल रहा है। तो ऐसे वोमन की भी व्यापक आपको बहुत सारे दिखने को मिलते हैं। 2 मिनट 2 घंटे में जितना वैसे हो सका उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की, और कुछ बचा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है उतना ही है राघव जी। हेलो, रुकना जो है राघव जी, प्रश्न हो येतो विचारायचे असेल तर विचार, किंवा थांबायचं थांबा, तुम्ही सांगाल कसं? हा सर, प्रश्न आहेत ना, आपला मोबाईल स्क्रीनच्या कोपऱ्यात एक चॅट बॉक्स आहे, ते बघा 223 नंबर आहे ना वरती साईडला, वर हा बरोबर आहे, चॅट बॉक्स त्याच्यावर क्लिक करा, जे प्रश्न तुम्हाला टाईप करून देतील, मग ते वाचून उत्तर देते जर आपल्याला. ठीक आहे, करू का ते टाईप करू का? हा, एव्हरीवन उडीले ना, हा एव्हरीवन आलंय, हा त्यामध्ये बघा प्रश्न आलेले आहेत. बोला. सर, वमनाच्या आधी नस्य का करावे, कोणत्या द्रव्याने करावे? अर्धी दोषी डॉक्टरांनी प्रश्न विचारला. वमनाच्या आधी जर नस्य करून ठेवलं तर वमनाची जेव्हा वेग येतात तेव्हा नाकात जर सर्दी असेल, कफ असेल, नाक कोरडा असेल तर तो वेग, तुम्हाला जेवण करताना नाक मोकळं पाहिजे, तुम्हाला पाणी पिताना नाक मोकळं पाहिजे, तसं तुम्हाला उलटी करताना नाक मोकळं पाहिजे, तरच वेग चांगले होतात. नाहीतर वमन करते वक्त नस्य करवा लिया आपने तो नाक में बेकार होती है, और वेग निकलने के लिए या वेग मुंह के जरिए से हवा निकलती है, उससे नाक खुला रहा तो वेग अच्छा आते, इसलिए वमन करते वक्त नस्य कंपल्सरी करवा के रखो, या कम से कम नाक नहीं, नाक बंद होगा तो वमन के लिए आते नहीं, 2-4 वमन के लिए तो अटक जाते, इसलिए वमन करते वक्त नस्य करना है। और दूसरा क्या है? हॅलो,
हॅलो. हॅलो. सत्यवमनमध्ये मदन फळाची मात्रा किती असावी? सर ऑफलाईन गेले चुकून. जोशी सर ऑफलाईन घेतल्यात. हो हो. सर